Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to study the 5th chapter of class 11th NCERT. और आज से हम यूनिट 3 शुरू करने जा रहे हैं और यूनिट 3 में हम लैंडफॉर्म और उसके इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यूनिट 3 में आपके दो चैप्टर हैं, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। तो आज से हम चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं और मैं आपको बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि ये आपका ना फिजिकल ज्योग्राफी का पूरा बेस बनाता है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विच कैन कम इन योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। और यूपीएससी में आप प्रीलिम्स ले लो चाहे मेंस ले लो, यहाँ से भर भर के सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि लैंडफॉर्म और उसके इवोल्यूशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो बहुत मजा आने वाला है ये चैप्टर को पढ़ने में, पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो अब तक आपका बेस बन गया होगा एक बेसिक सा कि कैसे अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर रखा है। उसके बाद आपके वोल्केनो, अर्थक्वेक, ये सब के बारे में हमने देख लिया। हमने प्लेट मूवमेंट के बारे में देख लिया, प्लेट्स क्या होते हैं ये देख लिया, कैसे आपका प्लेट का इंट्रैक्शन होता है, तो किस टाइप का लैंडफॉर्म आपका इवॉल्व होता है वो हमने देख लिया लास्ट लेक्चर में, है ना। तो एक आपका बेस बन चुका है। अब हम लैंडफॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। तो लैंडफॉर्म बेसिकली आपको पता है फिजिकल ज्योग्राफी का बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है। हालांकि अगर इसको हम सब ब्रांच में डिवाइड करें तो ये जियोलॉजी का पार्ट हो जाता है, लेकिन हमारे फिजिकल ज्योग्राफी का ही एक बहुत वाइटल कंपोनेंट है। ये चैप्टर आपका पूरा बेस बनाता है। तो जैसे आप अपने आसपास देखते हो तो जिस टाइप का भी लैंडफॉर्म देखते हो तो उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है ना, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है ये आज हम देखेंगे। बेसिक तो हमने देख लिया था कि प्लेट मूवमेंट हुआ, जब दो आपके प्लेट टकरा रहे तो आपके माउंटेन बिल्डिंग हो रहा है, जब आपका डाइवर्ज कर रहा है तो आपके रिफ्ट वैली क्रिएट हो रहा है। ये सब हमने बेसिक्स देखा था। लेकिन आज हम देखेंगे कि जो भी लैंडफॉर्म है तो वो एज इट इज तो रहते नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो भी लैंडफॉर्म आपको दिख रहे हैं ये पहले ऐसे नहीं थे, है ना, और आज से मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ऐसे रहेंगे भी नहीं प्रेजेंट फॉर्म में, है ना। तो जो लैंडफॉर्म है दे आर सब्जेक्ट टू चेंज। इन पे कुछ आपके इंडोजेनिक फोर्सेस लगते हैं, कुछ आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस लगते हैं। तो अलग अलग तरीके के फोर्स लगते हैं और उसको उन फोर्सेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन से फोर्स आपके रिस्पॉन्सिबल हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म के फॉर्मेशन में। समझ आया? तो वही चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रखा है। आप अगर चाहो तो देखो एनसीईआरटी जब पढ़ते हो तो अपना बुक साथ में रख सकते हो जो आपका एनसीईआरटी का 11th क्लास का है, और वहां से आप इंश्योर कर सकते हो। तो हमारा यहाँ यही प्रयास रहता है कि आपके बुक का एक भी लाइन मिस ना करें और आपको एनसीईआरटी जो है प्रेजेंटेबल फॉर्म में इजी लैंग्वेज में समझा के चले जाए, जो कि आपके यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और ज्योग्राफी के लिए वैसे भी आपके एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए कोई भी आपको स्टैंडर्ड सोर्स की नीड नहीं है, कोई भी आपको अदर बुक्स की नीड नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो 6 to 12, आपका काम बन जाएगा। तो मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूं, जो शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे लेक्चर, तो अब तक उनका अच्छा खासा बेस बन गया होगा। ठीक है, तो देखो आज के चैप्टर में हम क्या डील करने वाले हैं। दिस यूनिट डील्स विथ लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, राइट। तो आज हम लैंडफॉर्म देखेंगे, इसका इवोल्यूशन वगैरह हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि इन पे कौन कौन से फोर्सेस आपके अप्लाई होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि लैंडफॉर्म का शेप क्या होगा, राइट। उसके बाद एक्सप्लोरिंग द डायनेमिक प्रोसेस दैट शेप आवर अर्थ सरफेस, वी विल एग्जामिन जियोमॉर्फिक प्रोसेस इंक्लूडिंग वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन एज वेल एज सॉइल फॉर्मेशन। तो आज हम ये सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि आपके लैंडफॉर्म को इंपैक्ट करता वेदरिंग। वेदरिंग आपका क्या है, काइंड ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स है। तो ये सब हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर जो है आपके लैंडफॉर्म को इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी का ये पॉइंट फॉर्म में दे रखा है। फिर आगे देखो जियोमॉर्फिक प्रोसेस से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पहले क्या क्या पढ़ रखा है, तो ये एक आपका रिकैप हो गया, क्विक रिकैप। तो देखो हमने अर्थ के ओरिजिन को पढ़ लिया, इवोल्यूशन को पढ़ लिया, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा था वीडियो के शुरुआत में। फिर मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल प्लेट्स हमने देख लिया लास्ट चैप्टर में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा, प्लेट टेक्टोनिक्स हमने पढ़ा। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन ऑन अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिज्म भी हमने पढ़ लिया। देन दी रॉक्स एंड मिनरल्स कंपोजिंग दी अर्थ क्रस्ट, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। रॉक्स के बारे में हमने देख लिया, वोल्केनिक रॉक के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे नाउ वी विल डेल्व इनटू द डिटेल्स ऑफ द अर्थ सरफेस वेयर वी लिव। तो आपका अर्थ सरफेस कैसा है, इस पे किस टाइप के लैंडफॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है, और हम कैसे रहते हैं इन पे, ये सब को हम डिटेल में देखने वाले, ये जो यूनिट 3 के जो चैप्टर्स हैं। देन जियोमॉर्फिक प्रोसेस रिवील द इंट्रिकेट इंटरप्ले बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस दैट कंटिन्यूअसली रीशेप और प्लैनेट सरफेस। तो जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है उसमें दो टाइप के फोर्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, एक आपके इंटरनल फोर्स होते हैं और एक आपके एक्सटर्नल फोर्स होते हैं। तो इसके बारे में मैं ब्रीफ में प्रीवियसली लेक्चर में आपके डिस्कस भी कर रखा हूं कि देखो कोई भी लैंडफॉर्म अगर आपका पर्टिकुलर शेप ले रहा है ना, तो उसमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स
इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है, बल्कि कुछ इंटरनल फोर्स भी इंपैक्ट क्रिएट कर रहा होगा। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, कौन से फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो इंटरनल फोर्स है उसका कारण क्या है, वो कहां से आ रहा है ना। तो अर्थ के अंदर भी कुछ प्रेजेंट होगा, तभी तो आपके इंटरनल फोर्स जनरेट हो रहा है। तो ये सब हम इस चैप्टर में सीख के जाएंगे, राइट। उसके बाद दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द डाइवर्स लैंडस्केप वी ऑब्जर्व टुडे। तो जो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स है, जिसको हम ज्योग्राफिकल टर्म में इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस भी बोलते हैं, ये हमारे अर्थ के लैंडफॉर्म को रिशेप करते हैं और इतना डाइवर्स बनाते हैं। तो ये था चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब चैप्टर के मेन टॉपिक से शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाई इज द सरफेस ऑफ अर्थ अनइवन। तो आपके सरफेस का अर्थ जो है वो अनइवन क्यों है? क्योंकि आपको बहुत कम जगह ऐसा दिखता होगा कि एकदम फ्लैट लैंड है, एक सी लेवल से एकदम कांस्टेंट हाइट पे कोई लैंडफॉर्म प्रेजेंट है। नहीं तो ज्यादातर जो लैंडफॉर्म आप देखते हो, आप अपने आसपास का भी एरिया देखो, तो इवन दिल्ली देख लो जैसे, तो दिल्ली का जो सेंट्रल पार्ट है, जो सेंट्रल विस्टा वाला जगह है, वो थोड़ा सा हाइट पे है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे अरावली का आपका एक्सटेंड आता है, और वैसे ही दिल्ली के कुछ रीजन जो है वो आपके थोड़े सी लेवल से नीचे हैं। तो कोई भी आपका प्लेन जो है ना वो इवन नहीं रहता, अनइवन फॉर्म में रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनड्यूलेटिंग सरफेस। ठीक है, इसके लिए टर्म यूज करते हैं ज्योग्राफी में, अनड्यूलेटिंग सरफेस। ठीक है, सो डायनेमिक क्रस्ट है सबसे पहला रीजन तो। और दूसरा चीज हमने ये देखा भी था लास्ट क्लास में कि जो हमारे क्रस्ट हैं वो आपके मूव कर रहे हैं ना, तो इसके वजह से भी जो आपका लैंडफॉर्म है वो आपका अनइवन होता है, अनड्यूलेटिंग होता है। सो द अर्थ क्रस्ट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, क्रिएटिंग वेरिएशन इन एलिवेशन एंड सरफेस फीचर। फिर आपके कुछ इंटरनल फोर्स तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो डिफरेंसेस इन इंटरनल फोर्सेस ऑपरेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ हैव बिल्ट अप टू द क्रस्ट एंड क्रिएटेड सरफेस वेरिएशन। और फिर कुछ आपके एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि द अर्थ सरफेस इज कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स इंड्यूस्ड बाय सोलर एनर्जी एंड एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। तो जो आपके एक्सटर्नल फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? आपके सन एनर्जी की वजह से, और जो भी आपके क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है, उसके वजह से आपके एक्सटर्नल फोर्स जनरेट हो रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके अर्थ के शेप को या अर्थ के सरफेस को डिटरमाइन करते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, और दूसरा डायनेमिक मूवमेंट जो कि आपके कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है ना, डायनेमिक क्रस्ट। फिर देखो आगे, फोर्सेस शेपिंग अर्थ सरफेस। तो अब हम डिटेल में देखेंगे इंडोजेनिक फोर्सेस क्या होता है, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होता है। बेसिक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो कुछ ज्योग्राफर्स का कहना था, ठीक है, जैसे हम अभी जो 11th क्लास में आपके बहुत थ्योरी नहीं दे रखा है, नहीं तो आपके लैंडफॉर्म इवोल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरी है। साइकिल ऑफ इरोजन में भी डेविड, प्लैंक, ये सब जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी आके बताई, ठीक है। तो किसी साइंटिस्ट का मानना था, जैसे फॉर एग्जांपल डेविड का मानना था कि जो अर्थ में जो आपका लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन हुआ है, तो ये एक फेज मैनर में हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने स्पेशल फैक्टर को कंसिडर किया, ठीक है। तो उनका कहना था कि पहले एक बार लैंडफॉर्म अपने यंग स्टेज में था, फिर उसके बाद मैच्योर में गया, और फिर ओल्ड में गया, ठीक है। तो एक बार पहले पूरा लैंडफॉर्म डेवलप हो गया और उसके बाद उस पर एक्सटर्नल फैक्टर एक्ट कर रहा है, ये डेविड का मानना था। वैसे कुछ आपके साइंटिस्ट आए, जैसे प्लैंक आ गया, तो प्लैंक का मानना यह था कि जो आपका अर्थ का इवोल्यूशन और अर्थ का इरोजन दोनों प्रोसेस साथ में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले लैंडफॉर्म डेवलप हो गया उसके बाद वो इरोजन होना उसमें शुरू हुआ, वो दोनों साथ के साथ आपके चल रहे थे। तो उन्होंने टाइम फैक्टर को भी कंसीडर किया, स्पेस और टाइम दोनों फैक्टर को कंसीडर किया। समझ आ रहा है? तो इस टाइप के कुछ थ्योरीज है जो कि आप डिटेल ऑप्शनल में पढ़ते हो। यहां पे मैं बस आपको एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहा हूं, राइट। यहां पे हम थ्योरीज नहीं पढ़ेंगे, यहां पे हम डायरेक्ट जो फैक्ट्स हैं उसको पढ़ेंगे। तो इंडोजेनिक फोर्सेज जो होता है उसमें हम क्या क्या कंसीडर करते हैं, तो जैसे इंडोजेनिक फोर्सेज में भी आपके दो टाइप के फोर्स होते हैं, लाइक आपके डायोस्ट्रोफिज्म और एक आपके रैपिड मूवमेंट, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूं। जैसे यहां पे ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेस दो टाइप का हो गया, एक हो गया आपका टेरिटोरियल, एक हो गया एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ठीक है। फिर टेरेस्ट्रियल में आपके एक्सोजेनिक हो गया और इंडोजेनिक हो गया। अब इंडोजेनिक प्रोसेस में आपके क्या क्या आएगा? डायस्ट्रोफिज्म आएगा, ठीक है। ये रहा डायस्ट्रोफिज्म, मैं आपको रेड कलर से लिख लेता हूं। डायस्ट्रोफिज्म हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, मेटामॉर्फिज्म हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिज्म हो गया। तो इसका मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनाता हूं तो थोड़ा ज्यादा आपको क्लियर होगा। जैसे देखो ये हो गया आपका एंडोजेनिक फोर्स, ठीक है। अभी मैं स्पेसिफिकली एंडोजेनिक फोर्स की बात कर रहा हूं, एक्सोजेनिक की उसके बाद करेंगे बात, राइट। तो एंडोजेनिक फोर्स आपके दो टाइप के हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा आपका स्लो मूवमेंट, ठीक है, स्लो मूवमेंट, और एक हो जाएगा आपका रैपिड मूवमेंट। तो कुछ प्रोसेस आपके जल्दी हो रहे हैं, कुछ प्रोसेस आपके स्लो हो रहे हैं। ये इंडो की बात कर रहा हूं, जो इंटरनल फोर्स जो है, ठीक है। फिर स्लो मूवमेंट का एग्जांपल आपका क्या है? डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म।
अब डायोस्ट्रोफिज्म में भी दो टाइप का आता है आपका, एक आता है आपका ओरोजेनिक, एक आता है आपका एपिरोजेनिक। ठीक है, तो दोनों को समझो क्या होता है। एक होता है आपका ओरोजेनिक फोर्स और एक होता है आपका एपिरोजेनिक फोर्स। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो, स्लो मूवमेंट मतलब कोई चीज आपके मिलियन ऑफ ईयर्स में फॉर्म हो रही है, लैंडफॉर्म। ठीक है, वो फोर्सेस आपके मिलियन ऑफ ईयर्स तक एक्ट कर रहे हैं, तब जाके आपका एक लैंडफॉर्म डेवलप हो रहा है। तो इसमें आपका डायस्ट्रोफिज्म में दो एग्जांपल आता है। ओरोजेनिक आप बेसिकली ले सकते हो माउंटेन बिल्डिंग। तो माउंटेन बिल्डिंग आज तो एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, मिलियन ऑफ ईयर्स लगे होंगे, है ना। जैसे हिमालय को हम देखते हैं 60 मिलियन ईयर्स अगो पहले वो मतलब फॉर्म होना शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी हम उसको यंग फोल्ड बोलते हैं, क्योंकि कंपेरिजन टू अदर माउंटेन्स वो आपका लेटेस्ट डेवलप हुआ है, राइट। उसके बाद वैसे ही हम एपिरोजेनिक में क्या कंसीडर करते हैं, ये भी आपका स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसमें हम वर्टिकल मूवमेंट ले रहे हैं। तो ओरोजेनिक में आपके आ गया हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कैसे होता है? जब आपके प्लेट ऐसे मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, है ना, तो या तो वो कन्वर्ज करेंगे या आपके डाइवर्ज करेंगे। तो ये हमने देख के आया था लास्ट लेक्चर में। तो इससे आपका क्या होता है, बहुत तरीके के माउंटेन फॉर्म होते हैं, राइट। तो इसमें आपके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं ओरोजेनिक में, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, फिर उसके बाद आपका मोनोक्लिनिकल, फिर आइसोक्लिनिकल, रिकम्बेंट और ओवरफोल्ड। ठीक है, इसको आप समीर निमोनिक से भी याद रख सकते हो, SAMIR, राइट। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो ये भी आप बेसिक देख लो। ठीक है, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और ये पूछा भी जाता है। तो जैसे सिमेट्रिकल में हम क्या देखते हैं, तो इससे भी पहले आपको दो टर्म और जानना होगा, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, राइट। तो एंटीक्लाइन क्या होता है, देखो ये डायग्राम देखना, ये आपका माउंटेन होता है, एक माउंटेन का आपका अपहीवल होता है, ठीक है, और एक आपका डिप पार्ट होता है जो कि डिप्रेस्ड होता है। तो जो डिप्रेस्ड वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्लाइन बोलते हैं, राइट। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इसको हम बोलते हैं सिंक्लाइन। ठीक है, और जो आपका अपहीवल वाला पार्ट रहता है जो कि उठा हुआ है, ये आपका क्या होता है, ये होता है एंटीक्लाइन। तो ये चीज ध्यान रखना। तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन आपके किस एंगल पे सरफेस से लगे हुए हैं वो डिपेंड करता है आपके ये सारे टाइप्स, राइट। तो अगर जो आपका लिम्ब है, लिम्ब हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है, ये जो इसका लिम्ब है एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन का, क्योंकि कोई भी माउंटेन आप देखते तो इसी टाइप तो रहता है, जो माउंटेन चेन रहता है ऐसे ऐसे रहता है ना। तो ये हो गया आपका एंटीक्लाइन, ये हो गया आपका सिंक्लाइन, ये हो गया एंटीक्लाइन, ये हो गया सिंक्लाइन। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल होते हैं, ठीक है। तो जो आपका अगर मान के चलो जो दो लिम्ब है ये अगर आपके इक्वल एंगल पे सरफेस से स्लोप बना रहे हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल ऐसे आप समझ सकते हो, ये देखो जैसे ये तो ये सरफेस आपका, ठीक है, ये सरफेस से इक्वल एंगल बना रहे हैं, ये देखोगे तो स्लोप इक्वल बना रहे हैं, तो ये आपके क्या हो गए, सिमेट्रिकल। ठीक है, वही अगर एक स्लोप मतलब एंगल आपका डिफरेंट हुआ दो लिम्ब का, राइट, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो जैसे अगर मान के चलो ये हो गया, तो इसका एंगल देखो, इसका एंगल डिफरेंट है, इसका एंगल डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया आपका एसिमेट्रिकल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। उसके बाद मोनोक्लिनल क्या होगा आपका, तो मोनोक्लिनल आपके बस बेसिकली एक जो होगा आपका खड़ा रहेगा और एक आपका मतलब एक 90 डिग्री पे रहेगा और एक आपका किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे रहेगा। तो जैसे मोनोक्लिनल कैसे हो गया, ये इस टाइप का, राइट। तो ये मोनोक्लिनल हो गया। तो एक जो लिम्ब होगा ये 90 डिग्री बनाएगा और एक लिम्ब जो होगा वो आपका कोई पर्टिकुलर एंगल बना रहा होगा। फिर आपका आइसोक्लिनल क्या होगा, तो आइसोक्लिनल जो होंगे ये दोनों काइंड ऑफ पैरेलल लिम्ब होंगे, है ना। तो मतलब दोनों ही लगभग आपके 90 डिग्री फॉर्म करेंगे इस टाइप के, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइसोक्लिनल। और उसके बाद आपका रिकम्बेंट क्या होगा, तो रिकम्बेंट जो होगा दोनों लिम्ब जो होंगे ये सरफेस के पैरेलल होंगे, आपस में भी पैरेलल होंगे और सरफेस के ही पैरेलल होंगे। तो मतलब इसको अगर आप इधर से पुश करो तो ये आपका बहुत बार ऐसे फीचर दिखता है कुछ, है ना, ये इस टाइप का माउंटेन ऐसे, राइट। तो अगर दोनों ये लिम्ब है जो ये पैरेलल होंगे, अगर ऐसे पैरेलल होंगे सरफेस से, तो इनको हम क्या बोलेंगे, रिकम्बेंट बोलेंगे,
ये आपका ओवरफोल्ड का ही पार्ट है। तो समझ आया? तो ये आपका कुछ टाइप था, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, आइसोक्लिनल, मोनोक्लिनल, रिकम्बेंट। ये आपके किसके एग्जांपल हो जाते हैं? ओरोजेनिक के, मतलब आपका हॉरिजॉन्टल माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। एपिरोजेनिक में आपका क्या होता है? वर्टिकल मूवमेंट होता है ना, ऊपर होगा या नीचे होगा। तो वर्टिकल मूवमेंट में आप दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पे एंटीक्लाइन सिंक्लाइन देखा था, यहाँ पे आप हॉर्स और ग्रेबन से याद रखो। तो हॉर्स हम किसको बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये आपका एक लैंड सर्फेस है, राइट। अब इसमें कुछ क्रैक आया, ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट हुआ, तो एक पोर्शन ऐसे उठ गया, एक पोर्शन आपका डिप हो गया। तो इसका अगर मैं फर्दर इमेज बनाऊं तो जैसे ऐसे बन जाएगा इमेज, एक पोर्शन ऐसे उठा हुआ और एक पोर्शन आपका ऐसे डिप हो गया, राइट। तो जो उठा हुआ है इसको हम क्या बोल रहे हैं? हॉर्स्ट बोल रहे हैं। और जो आपका डिप्ड है, ठीक है, जो वर्टिकल, तो उसको हम ग्रेबन बोल रहे हैं, राइट। तो बहुत बार एक किसी में ये फिक्स होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर दो प्लेट आपके ऐसे डाइवर्स कर रहे हैं तो बहुत बार क्या होता है? बीच वाला जो होता है पोर्शन वो डिप कर जाता है, वो क्या हो गया? आपका ग्रेबन हो गया। बहुत बार क्या होता है? दो चीज कंबाइन कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 लेता हूं और एक पेज ले लेता हूं, देखो ये 3 प्लेट है, ठीक है, 1 2 3, ये 3 प्लेट है, राइट। अब ये जब दो प्लेट अगर ऐसे मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये बीच वाला क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो अगर बीच वाला प्लेट ऊपर उठ जाएगा तो ये पहला इमेज मैं बता रहा हूं, जब दोनों आपके कोलाइड करेंगे तो ऐसे कुछ इमेज बनेगा। ये हो गया आपका लोअर सरफेस, ये हो गया थोड़ा सा आपका उठा हुआ सरफेस, ठीक है, और फिर ये हो गया आपका लोअर सरफेस। समझ आया? तो इसमें क्या हुआ? ऐसे वर्टिकल मूवमेंट हुआ, राइट। तो ये हो गया आपका हॉर्स्ट और ये हो गया आपका ग्रेबन। अब ये सिमिलर डायग्राम में अगर मान के चलो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका क्या होगा? ये नीचे चला जाएगा, डिप हो जाएगा, है ना, सबसाइड कर जाएगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये दोनों तो अपने पोजीशन पे ही रहेंगे, लेकिन ये वाला जो ब्लॉक रहेगा ये ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रेबन और ये हो गया आपका हॉर्स्ट। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है और यही प्रोसेस से आपका ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। समझ आया? तो ये देखो यहां पे जो हमने देखा, ओरोजेनिक प्रोसेस से आपके कौन सा माउंटेन फॉर्म हो रहा है? फोल्ड माउंटेन फॉर्म हो रहा है। एग्जांपल हिमालयाज, ठीक है, एल्प्स, एंडीज, रॉकीज। और एपिरोजेनिक प्रोसेस से आपके कौन सा माउंटेन फॉर्म हो रहा है? ब्लॉक माउंटेन फॉर्म हो रहा है। समझ आया डिफरेंस? मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया, एनसीईआरटी में ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी नहीं, लेकिन आपको समझना ये सब इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में आपके ये सब चीजें हैं। तो ब्लॉक आपका माउंटेन एपिरोजेनिक प्रोसेस से फॉर्म होता है। यहां पे आपके वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, वन वर्ड में लिखो तो यहां पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और यहां पे कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पे हो रहा है आपका वर्टिकल मूवमेंट, वर्टिकल, और यहां पे आपके हॉरिजॉन्टल। तो इस टाइप का नोट्स बना लेना अपने एंड से। और रैपिड में हम क्या देखते हैं? अर्थक्वेक। जैसे अर्थक्वेक आता है तो एक ही बार से अंदर से फोर्स आता है और आपका उबड़ खाबड़ हो जाता है सरफेस, या फिर काफी सारा डिवास्टेशन हो जाता है। वैसे ही वोल्केनिज्म, ठीक है। तो रैपिड मूवमेंट में आप क्या क्या एग्जांपल लोगे? अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म। समझ आया पूरा प्रोसेस? तो इंडोजेनिक में हमने दो टाइप का मूवमेंट देखा, एक देखा फास्ट मूवमेंट, एक देखा स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट में हमने डायस्ट्रोफिज्म देखा। डायस्ट्रोफिज्म में भी हमने दो टाइप का प्रोसेस देखा, एक ओरोजेनिक, एक एपिरोजेनिक। ओरोजेनिक में हमने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दिखा, जिससे आपका क्या फॉर्म हो रहा है? फोल्ड माउंटेन फॉर्म हो रहा है। एपिरोजेनिक में हमने वर्टिकल मूवमेंट देखा, जिससे आपका क्या फॉर्म हो रहा है? ब्लॉक माउंटेन फॉर्म हो रहा है। समझ आ रहा है? वैसे ही आपका रैपिड मूवमेंट में हमने क्या देखा? अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, राइट। तो ये सब हो गया आपके इंडोजेनिक फोर्सेस, जो कि अर्थ के अंदर से फोर्स जनरेट होते हैं। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहां पे आप देखो, एंडोजेनेटिक प्रोसेस में फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग हो गया, वोल्केनिज्म हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, डायस्ट्रोफिज्म हो गया, मेटामॉर्फिज्म हो गया। वही एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में जो कि फोर्स बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। तो बाहर वाले फोर्स कौन से हो गया? आपके वेदरिंग हो गया, मास मूवमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका इरोजन, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सब आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस हो गए। मतलब ये लैंडफॉर्म बनने के बाद उसके ऊपर से लगते हैं। ये सब फोर्सेस कैसे लगते हैं? तो रनिंग वाटर, विंड हो गया, सनलाइट हो गया, तो डिफरेंट आपके फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं इसके आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉज करने में। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब एक एक करके इंडोजेनिक फोर्सेस को भी समझेंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेस को भी समझेंगे। इंडोजेनिक ऑलरेडी हमने देख लिया, राइट। फिर देखो आगे, जियोमॉर्फिक एजेंट एंड प्रोसेस। तो जो एक्सोजेनिक फोर्सेस में आपके कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं? तो सबसे पहले होता है आपका रनिंग वाटर, ठीक है।
रनिंग वाटर इन्वॉल्व होता है। तो जैसे आप देखते हो फ्लूवियल प्रोसेस है ना, रनिंग वाटर से जो लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लूवियल प्रोसेस या फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, राइट। तो रनिंग वाटर आपका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके लैंडफॉर्म को डिटरमाइन करता है, उसके शेप को डिटरमाइन करता है, क्योंकि जो पहाड़ों से नदियां निकलती हैं वो काफी ज्यादा इरोजन कॉज करती हैं। सो द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, और इरोजन के साथ साथ ये ट्रांसपोर्टेशन भी करती हैं, तभी तो आपका डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे हिमालय से कोई रिवर निकली, गंगा रिवर एग्जांपल ले लो, गंगा रिवर अपनी यूथफुल स्टेज में अलग टाइप का लैंडफॉर्म क्रिएट कर रही है, फॉर्म कर रही है, और जब अपने ओल्ड स्टेज में, मैच्योर स्टेज में, तो वहां पे आपके डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहां से लेके सेडिमेंट और अपने ओल्ड स्टेज में डिपॉजिट कर दिया, राइट। तो इसलिए लैंडफॉर्म भी आपको अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं। यूथफुल स्टेज में आपको डीप गॉर्जियस वैलीज ये सब देखने को मिलता है, ओल्ड स्टेज में डेल्टाज एस्चुरीज ये सब देखने को मिलता है। समझ आ रहा है आपको, कुछ रिलेट कर पा रहे हो? अब देखो आगे, रनिंग वाटर हो गया, फिर वैसे ग्लेशियर्स, तो ग्लेशियर्स भी आपके बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे क्या होता है आपका फ्रीज एंड थॉ एक्शन, राइट। तो जैसे ग्लेशियर जब तक है किसी रॉक में तो आपका रॉक जो है कॉम्पैक्ट होगा ड्यू टू लो टेम्परेचर, फिर अगर आपके ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो थॉ एक्शन होगा, ठीक है। मतलब आपका जो रॉक होगा वो एक्सपैंड कर जाएगा उसका वॉल्यूम, क्योंकि वो आपके ग्लेशियर मेल्ट हो गया। तो फ्रीज और थॉ कंटिन्यूअस जब होता है तो उसमें क्रैक डेवलप हो जाता है और उसका डिसइंटीग्रेट हो जाता है वो रॉक। तो आपका ग्लेशियर भी आपका एक काइंड ऑफ इरोजनल एजेंट है। सो मूविंग आइस मासेस दैट स्कल्प माउंटेन्स एंड वैलीज थ्रू पावरफुल इरोजन एंड डिपोजिशनल प्रोसेस। और ये जो एक एक आपका लैंडफॉर्म है ना, जो रनिंग वाटर से बन रहा है, जो आपका ग्लेशियर से बन रहा है, जो आपका ग्राउंड वाटर से बन रहा है, जो आपके विंड से बन रहा है, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक जो एजेंट ऑफ इरोजन के से बनने वाले लैंडफॉर्म के बारे में, राइट। फिर विंड देखो, विंड भी आपका एजेंट ऑफ इरोजन है। जैसे आप डेजर्ट में देखते हो तो डेजर्ट में जो भी आपके लैंडफॉर्म बनते हैं, लाइक हमने बारचान पढ़ रखा है, ध्रियान पढ़ रखा है, तो बारचान, ध्रियान, उसके बाद आपका जैस्कर हो गया, ठीक है, यारचांस हो गया, ये सब आपके कैसे फॉर्म हो रहे हैं? विंड की वजह से ही तो फॉर्म हो रहे हैं। सो एटमॉस्फेरिक करंट दैट ट्रांसपोर्ट फाइन पार्टिकल्स एंड क्रिएट डिस्टिंक्टिव लैंडफॉर्म इन एरिड रीजन। फिर आता है आपका वेव्स एंड करंट्स। तो वेव्स एंड करंट्स भी जो सी आप देखते हो कोस्टल एरिया में देखते हो, जो आपका टाइड्स होता है, जो सी वेव्स होता है, वो वहां के लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं, लाइक क्लिफ हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका बीचेस हो गए, बार हो गया, स्प्लिट हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे लैंडफॉर्म जो है वेव्स और आपके जो ओशन करेंट से वो फॉर्म करते हैं, राइट। फिर देखो, ग्रेविटी इज द फंडामेंटल फोर्स एक्टिवेटिंग ऑल डाउन स्लोप मूवमेंट एंड क्रिएटिंग द ग्रेडियंट नेसेसरी फॉर इरोजन। और ग्रेविटी आपका ना इनविजिबल फोर्स है, जो कि सारे फोर्सेस को क्या कर रहा है, ये आपके सपोर्ट कर रहा है ना, सारे इरोजनल एक्टिविटी को ये सपोर्ट कर रहा है। तो ग्रेविटी का रोल तो सब में ही इन्वॉल्व होगा। तो ग्रेविटी आपके क्या करता है, बेसिकली ये आपके डाउन स्लोप क्रिएट करता है। कोई भी चीज ऊपर रहती है तो मान चलो हाइट पे है, तो उसको नीचे लाने के लिए क्या आपका एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, ठीक। तो हम जब मास मूवमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे हम ग्रेविटी का भी रोल देखेंगे। फिर देखो आगे, विदाउट ग्रेविटी देयर वुड बी नो मोबिलिटी ऑफ अर्थ मटेरियल्स। तो अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो कोई भी अर्थ मटेरियल पे मोबिलिटी नहीं होगी। फिर देखो आगे, इंडोजेनिक प्रोसेस। इंडोजेनिक प्रोसेस हमने कहां से देखा? अब ये तो देख लिया हमने कि इस टाइप का मूवमेंट हो रहा है, रैपिड मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, लेकिन वो मूवमेंट के लिए फोर्स कहां से आ रहा है? एक्सोजेनिक में तो हमने देख लिया, वाटर है, आपका विंड है, ग्लेशियर है, उसके बाद आपका ग्राउंड वाटर है, ये सब फोर्सेस देख लिया। लेकिन इंडोजेनिक में फोर्स कहां से आ रहा है? तो पहले तो एक चीज याद करो, जब हमने फॉर्मेशन ऑफ अर्थ पढ़ा था तो उसमें हमने क्या बताया था कि जब आपका अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस टाइम पे प्राइमोर्डियल हीट आपके ट्रैप हो गया था, कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट अर्थ के अंदर ट्रैप हो गए थे, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो जियोथर्मल एनर्जी, राइट, जियोथर्मल ग्रेडियंट्स, जो कि अर्थ का हीट होता है अपना, उससे भी तो आपके कुछ फोर्स जनरेट होता है। सो हीट फ्लो फ्रॉम विद इन क्रिएट्स टेम्परेचर वेरिएशन दैट ड्राइव्स क्रिस्टल प्रोसेस। और उसका कुछ सरफेस इफेक्ट होता है, लाइक अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिज्म हो गया। सो डायस्ट्रोपिज्म एंड वोल्केनिज्म क्रिएट अनइवन टेक्टोनिकली कंट्रोल क्रिस्टल सरफेस। और कुछ एनर्जी सोर्सेस मैंने बता दिया, रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल फोर्स, टाइडल फोर्स, प्राइमोर्डियल हीट जनरेट इंटरनल एनर्जी। फिर आपका आता है डायस्ट्रोपिज्म। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना। ओरोजेनिक प्रोसेस मैंने आपको डिटेल में बताया, यहाँ पे तो बहुत कम दे रखा है। उसके बाद एपिरोजेनिक प्रोसेस मैंने बता दिया, अर्थक्वेक बता दिया, प्लेट टेक्टोनिक्स बता दिया। फिर देखो वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म भी हम आपके प्रीवियस लेक्चर्स में देख के आ रहे हैं। वोल्केनिज्म में आपको मैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ वोल्केनो के बारे में बताया था। तो यहाँ पे बस एक इंट्रो दे दिया, क्योंकि आपके वोल्केनिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अर्थ के लैंडफॉर्म को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बस थोड़ा सा ब्रीफ में दे दिया, अदरवाइज इसको हमने डिटेल में ऑलरेडी कवर कर लिया, राइट। सो
इंट्रूसिव फॉर्म, एक्सट्रूसिव फॉर्म, ये सब मैंने आपको बता रखा है. वोल्केनिज्म रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द अर्थ इंटरनल एनर्जी क्रिएटिंग न्यू लैंड while simultaneously destroying existing surface. The term volcanism and volcanoes both indicate the movement and surface expression of molten rock materials. फिर आता आपका एक्सोजेनिक फोर्सेस. तो एक्सोजेनिक फोर्सेस में मैंने बता दिया ये सब जो एजेंट है और प्लस ग्रेविटेशनल. ठीक है, तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो स्ट्रेस, अब ये यहाँ पे देखो स्ट्रेस क्या होता है. तो स्ट्रेस इज अ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया प्रोड्यूस्ड बाय पुशिंग और पुलिंग. Shear stress result in angular displacement और slippage breaking rocks and earth material. तो जो आपका shear stress होता है उससे आपका क्या क्या होता है, आपका angular displacement होता है. angular displacement मैं आपको बताऊंगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है, तो यहाँ से आपके इतना पोर्शन क्या हुआ, कट के नीचे आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बहुत बार क्या होता है कि ऊपर वाला लेयर नीचे आ जाता है और नीचे वाला लेयर ऊपर रह जाता है, तो उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. वैसे स्लिपेज हो रहा है, रॉक ब्रेक्स हो रहा है, अर्थ मटेरियल्स ब्रेक हो रहा है, राइट. फिर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट कंट्रोलिंग वेरियस एक्सोजेनिक प्रोसेस. और टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन ये तो बहुत बड़े फैक्टर है, ठीक है, जो कि एक्सोजेनिक प्रोसेस और इंडोजेनिक प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं, राइट. जैसे आप देखते हो टेम्परेचर बढ़ जाता है कहीं पे तो आपकी इरोजनल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है. वैसे टेम्परेचर कम हो जाता है तो आपकी इरोजनल एक्टिविटी वहाँ पे कम हो जाती है. वैसे आप प्रेसिपिटेशन देखते हो तो प्रेसिपिटेशन जब ज़्यादा आता है तो आपका बहुत सारा डिजास्टर आ जाता है ना, जैसे फ्लड आ जाएगा, आपका मास मूवमेंट होने लगेगा. तो और उसके बाद आपके जो क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, उसके वजह से आपके बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी. तो इसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे. तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जो कि किसके पार्ट है, क्लाइमेट के पार्ट है, ये भी इंपैक्ट कर रहे हैं आपके अर्थ के शेप को डिटरमाइन करने में. समझ आया. तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, एक्सोजेनिक फोर्स, इंडोजेनिक फोर्स, क्या क्या फोर्सेस इन्वॉल्व है. तो एंडोजेनिक में वो फोर्स कहां से आ रहा है, आपके जियोथर्मल एनर्जी से आ रहा है, अर्थ के प्राइमोडियल हीट से आ रहा है. ठीक है, एक्सोजेनिक में आपका देख लिया रनिंग वाटर हो गया, आपका ग्रेविटी हो गया, आपका वेव हो गया, आपका ग्राउंड वाटर हो गया, आपका ग्लेशियर हो गया, राइट. वैसी फिर कुछ क्लाइमेट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है आपके एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक प्रोसेस को फैसिलिटेट करने में, राइट. तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन हमने देख लिया. फिर अब हम टाइप्स ऑफ वेदरिंग वगैरह भी आगे डिटेल में देखेंगे. सो क्लाइमेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस में सबसे पहले आता है आपका डेनुडेशनल प्रोसेस. ठीक है, ये डेनुडेशनल प्रोसेस है. अब डेनुडेशनल प्रोसेस में ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप रट जाना, देख लेना और डायरेक्ट आप एग्जाम में भी यूज करना, खासकर मेंस में. तो प्रोसेस यहां पे हम देखेंगे और उसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स है ये देखेंगे. ठीक है, तो वेदरिंग सबसे पहले देखते हैं. वेदरिंग को एक एक करके डिटेल में ही देखेंगे. वेदरिंग आपका बेसिकली क्या होता है, रिमूवल ऑफ लेयर ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो वेदरिंग के लिए कौन कौन से फोर्सेस आपके रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, ड्राइविंग फोर्स क्या है वेदरिंग के पीछे, तो सबसे पहले है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और केमिकल एक्शन. तो इसके वजह से आपका क्या होता है, वेदरिंग होता है. और इसी के बेसिस पे आपके फर्दर कैटेगराइजेशन ऑफ वेदरिंग का, लाइक फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग. वैसे फिर होता है आपका मास मूवमेंट. ठीक है, तो मास मूवमेंट के लिए जो आपका ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से मास मूवमेंट अकर हो रहा है वो कौन सा है, आपका ग्रेविटी है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया. फिर आपका होता है इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन. तो इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो आपका रिवर हो गया, विंड हो गया. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, जो भी काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है वो आपके इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी आपके डेनुडेशनल प्रोसेस की बात की जाए तो तीन चीज आपके ध्यान रखना, वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजनल या ट्रांसपोर्टेशन. वेदरिंग के लिए आपके क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल, मॉलिक्यूलर, मास, केमिकल एक्टिविटी. ठीक है, इसी में फर्दर कैटेगराइजेशन कर लेना, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग. फिर आता है आपका मास मूवमेंट. मास मूवमेंट में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है. और फिर आता है आपका इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन जिसमें हम काइनेटिक फोर्सेस को लेते हैं, लाइक विंड, वाटर, ग्राउंड वाटर, ये सब चीजें. ठीक, फिर देखो आगे. Different climatic region create variation in thermal gradients due to latitudinal, seasonal and land water distribution differences. This result in varying exogenic geomorphic process across region. तो आपका कहीं पे भी कोई लैंडफॉर्म है तो उसके शेप को क्या क्या फैक्टर डिटरमाइन कर रहे हैं. तो ये आपका मेंस का टॉपिक हो गया. ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट पूछेंगे तो आपको पॉइंटर्स याद होने चाहिए. तो आप एक ब्रॉडर पॉइंट में सोचो कि क्या क्या चीजें डिटरमाइन करेगी कहीं के लैंडफॉर्म को. तो सबसे पहले आप वहां पे टोपोग्राफी देखते हो, है ना, वहां का टोपोग्राफी क्या है. अब टोपोग्राफी में भी आपको वेरियस फैक्टर देखना है, लाइक वहां का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, वहां पे माउंटेन है या प्लेन्स है, वहां पे सॉइल कैसा है. ठीक है, ये सारे फैक्टर को आप कंसिडर करोगे और उसके बेसिस पे आप बताओगे कि वहां का लैंडफॉर्म कैसे होगा. ठीक, तो टोपोग्राफिक वेरिएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. फिर वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन हम देखते हैं कि वहां पे क्लाइमेट कैसा है. जैसे आप इक्वेटोरियल रीजन में जा रहे हो
तो वहां पे आपके बारिश ज्यादा हो रही है। आप अगर आर्कटिक रीजन में जाओगे तो वहां पे आपका टेम्परेचर बहुत ठंडा रहता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्लाइमेटिक फैक्टर भी कंसीडर करना होगा जो कि डिटरमाइन करता है आपके वहां के पर्टिकुलर लैंडफॉर्म का, ठीक है। इसलिए आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। फिर आपका टोपोग्राफिक मैंने बता दिया, एल्टीट्यूड आप देख रहे हो, एस्पेक्ट देख रहे हो, स्लोप ओरिएंटेशन देख रहे हो और क्रिएट लोकल क्लाइमेटिक वेरिएशन, फिर टेम्परेचर वेरिएशन दे रहे हो। और ये सब ना आपके आइसोलेटेड नहीं है, सब आपस में रिलेटेड है। जैसे आपके टोपोग्राफी क्लाइमेट को भी तो इंपैक्ट करेगा, राइट। तो जैसा आपका टोपोग्राफी है उधर का वैसा क्लाइमेट रहेगा, जैसा आपका क्लाइमेट है उधर का वैसा टोपोग्राफी रहेगा। तो ये सबको आपस में लिंक करके पढ़ना है। ब्रॉडर पॉइंट आइसोलेटेड फॉर्म में सोचना है, लेकिन इन सबके बीच में लिंकेजेस भी आपको पता होनी चाहिए। फिर टेम्परेचर वेरिएशन देख रहे हो, तो जैसे कहीं पे कूल टेम्परेचर है, कहीं पे आपका हाई टेम्परेचर है इक्वेटोरियल रीजन में। सो डेली एंड सीजनल टेम्परेचर रेंजेस अफेक्ट वेदरिंग एंड इंटेंसिटी एंड टाइप। फिर आता है आपका प्रेसिपिटेशनल पैटर्न, फिर आता है आपका वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर कहीं पे वेजिटेशन कवर ज्यादा है तो वहां पे सॉइल जो होगा वो डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो रहा है, डेनुडेशनल प्रोसेस हो रहा है, इसमें इसके भी इंटेंसिटी में डिफरेंस रहेगा। जहां पे वेजिटेशन कवर ज्यादा रहेगा वहां पे आपकी डेनुडेशनल प्रोसेस आपकी कम होती है। क्यों? क्योंकि आपके पेड़ बचाते हैं, इसलिए तो बोलते हैं पेड़ लगाओ, फ्लडिंग से रोकता है, वो सॉइल इरोजन से रोकता है, राइट। और जहां पे आपके वेजिटेशन कवर कम होगा वहां पे आपका जो डेनुडेशनल प्रोसेस है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ये चीज समझ आए? So the intensity of exogenic process depends on rock type and structure, including folds, faults, joint orientation, mineral hardness and permeability. Permeability क्या होता है आपका बेसिकली जो percolation of water होता है inside in a particular structure. Then different rocks exhibit varying resistance to different process under different climatic condition. फिर देखो weathering nature's sculptor. तो देखो कितना अच्छा नाम इसका दिया हुआ है, इसको एडजेक्टिव से डिनोट किया गया। वेदरिंग को हम क्या बोल रहे हैं, नेचर्स स्कल्प्टर। स्कल्प्टर क्या होता है, जो आपके मूर्तिकार होते हैं, है ना। तो वेदरिंग आपके क्या कर रहा है, ये भी आपका मूर्तिकार की तरह काम कर रहा है। लेकिन किसका मूर्तिकार, नेचर का मूर्तिकार, कि नेचर में किस टाइप का लैंडफॉर्म बनेगा ये कौन डिटरमाइन कर रहा है, आपका वेदरिंग डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। तो वेदरिंग आपका होता क्या है, सो वेदरिंग इज द एक्शन ऑफ एलिमेंट वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल्स। तो जो भी आपका क्लाइमेट और वेदर का एक्शन होता है ऑन अर्थ मटेरियल, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। समझ आए? फिर इट इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। तो ये कीवर्ड याद रखना, हो सकता है विजिबल ना हो, मैं लिख देता हूं यहां पे, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिपोजिशन। अब ये सब जो कीवर्ड्स है ना, इस टाइप के कीवर्ड्स आप यूज करते हो अपने मेंस आंसर में, तब जो आपका एग्जामिनर होता है उसका दिल एकदम खुश हो जाता है, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा वर्ड है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन। ये प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्व है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वेदरिंग की वजह से आपका क्या होता है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है और केमिकल डिपोजिशन होता है। तो ये कीवर्ड याद रखना। तो फिर से याद कर लो, यहीं के यहीं याद कर लो, है ना। वेदरिंग आपको बार बार ऐसा नहीं कि बुक पढ़ने की जरूरत पड़े, वेदरिंग से सवाल आते हैं, मेंस में भी आते हैं। तो वेदरिंग को कैसे डिफाइन करोगे, ये आपका क्लाइमेटिक और वेदर का एक्शन ऑन अर्थ मटेरियल, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेदरिंग बोल रहे हैं। और इस प्रोसेस के वजह से आपका मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है और केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। याद हो जाएगा। अब ये डायग्राम आपका दे रखा है प्यारा सा एनसीईआरटी में, इस डायग्राम को समझ लो, ठीक है। तो इस डायग्राम में बेसिकली आपके एक ग्राफ टाइप दे रखा है। तो जैसे यहाँ प्रेसिपिटेशन दे रखा है, यहाँ टेम्परेचर दे रखा है और यहाँ पे रीजन आपके दे रखे हैं। तो जैसे कहीं पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिया पहले टाइगा और पॉडसोल रीजन, जहां पे आपके पॉडसोलाइजेशन की वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो टाइगा रीजन में आपको पता है टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो देखो यहां पे टेम्परेचर कम है, ठीक है, 0 के आसपास है जो एवरेज टेम्परेचर है। और जो आपका प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन भी आपके 600 mm तक है, राइट। प्रेसिपिटेशन इन mm यहां पे दे रखा है, तो अराउंड 600 mm तक है। तो टाइगर रीजन में हमें क्या पता लग रहा है कि टेम्परेचर भी कम है और प्रेसिपिटेशन भी कम है। इसके वजह से वहां पे जो सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है वो पॉडसोल हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे स्टेपी रीजन, स्टेपी रीजन में आपका क्या है, जो टेम्परेचर है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन जो प्रेसिपिटेशन है वो बहुत कम है, ठीक है। इसीलिए स्टेपी रीजन में आपको ज्यादातर ग्रासलैंड देखने को मिलता है, थिक फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलता है ना। और यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल भी डिफरेंट होगा एज कंपैरिजन टू टाइगर रीजन। फिर देखो सेमी डेजर्ट और डेजर्ट रीजन में, तो सेमी डेजर्ट और डेजर्ट रीजन में तो आप बता सकते हो कि टेम्परेचर ज्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा। तो देखो यहाँ पे जो ग्राफ है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया और प्रेसिपिटेशन आपके कम हो गया, ठीक है। फिर सवाना रीजन, तो सवाना रीजन में आप क्या देखते हो कि यहाँ पे डायोडनल टेम्परेचर आता है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली जनरली
आपका क्या होता है, विंटर ड्राई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका टेम्परेचर तो बढ़ गया, लेकिन प्रेसिपिटेशन आपके देखो कुछ टाइम तक कम है और उसके बाद बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों टाइप का प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। समर में तो हो जाता है आपका ठीक ठाक बारिश, लेकिन आपके विंटर में क्या होता है, बारिश नहीं होती है, सवाना रीजन में खासकर। और आपको डायोडनल टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो देखो कितना प्यारा डायग्राम दे रखा है। अगर इस टाइप का आप क्रिएटिविटी यूज करके आते हो अपने मेन आंसर में, ठीक है, मेन आंसर में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे कर लो ना, यहाँ पे ऐसे चार्ट बना लो, ठीक है, 2 लाइन दे दो, यहाँ पे आपने बता दिया रेनफॉल, यहाँ पे बता दिया आपने टेम्परेचर, और यहाँ पे रीजन डिवाइड कर दिया। तो जैसे ये आपका टाइगर रीजन, ये स्टेपी रीजन, ये आपका ये, और यहाँ पे ऐसे लाइन से बता दिया कि यहाँ पे टेम्परेचर अगर कम है और प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है। तो ये मैं अभी वैसे ही बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एग्जैक्टली ये रात दिया हुआ है आपका कि टुंड्रा में यहाँ पे दोनों ही कम है, ठीक है। फिर टाइगा में आपके थोड़ा सा बढ़ा है प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर आपके थोड़ा सा बढ़ा है। फिर स्टेपी में आपका टेम्परेचर और बढ़ा है लेकिन प्रेसिपिटेशन कम हो गया। फिर सेमी एरिड में आपके प्रेसिपिटेशन भी कम हो गया, टेम्परेचर तो ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद सवाना में आपके टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन प्रेसिपिटेशन कम भी है और ज़्यादा भी है, डिपेंड ऑन सीजन। और उसके बाद फिर आप देख रहे हो ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल जोन में, तो यहाँ पे आपके प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपके टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो टेम्परेचर भी आपके देखो यहाँ पे आ गया है और प्रेसिपिटेशन तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, अराउंड ग्रेटर देन 3000 मिलीमीटर। समझ आ रहा है? इसीलिए रॉक्स भी जो मिल रहे हैं आपके अलग अलग मिल रहे हैं। तो जैसे फ्रेश रॉक कहाँ पे मिल रहे हैं, फ्रेश रॉक आपके टुंड्रा रीजन में मिल रहा है। वैसी जोन ऑफ लिटिल केमिकल अल्टरेशन ये आपके कहाँ पे मिल रहा है, 1 यहाँ पे मिल रहा है। वैसी जोन ऑफ मॉडरेट टू गुड केमिकल अल्टरेशन आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है टाइगर रीजन में। तो ये एक बार ग्राफ आप ना खुद से रीड करना, बेसिक चीजें मैंने समझा दिया, ठीक। उसके बाद ये आपकी 11th क्लास में ना अलग से एक चैप्टर भी दे रखा है, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो वहां पे हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस रीजन में किस टाइप का आपका क्लाइमेटिक कंडीशन होता है और उससे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स है, ठीक है। तो यहाँ के लिए आप बस इतना ग्राफ समझ लो, मैंने आपको बस बता दिया ग्राफ को रीड कैसे करना है। फिर देखो आगे, as very little or no motion of material takes place in weathering, it is an in situ और ऑन साइट प्रोसेस। तो जो वेदरिंग है ये आपका इन सीटू प्रोसेस होता है। इन सीटू प्रोसेस हम किसको बोलते हैं, जो प्रोसेस उस पर्टिकुलर एरिया में हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इन सीटू कंजर्वेशन की जब बात कर रहे होते हैं तो हम इसमें क्या बात करते हैं कि जो स्पीसीज है उनको उनके हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करना है, और एक सीटू में हम क्या करते हैं कि उनको उठा के अपने हैबिटेट से किसी जू वगैरह में ले जाके या फिर आपके बोटेनिकल गार्डन्स में ले जाके प्रिजर्व करना है, राइट। तो वैसे यहाँ पे भी इन सीटू प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं हम वेदरिंग को, क्योंकि ये वहीं पे उस लोकली ये अकर होगा, राइट। ऐसा नहीं है कि वेदरिंग यहाँ पे अकर हो रहा है और आपको जो असर है कहीं और देखने को मिल रहा है। जहां पे आपके वेदरिंग होगा वहीं पे आपके असर भी देखने को मिलेगा, वहीं पे लैंडफॉर्म जो है आपके इंपैक्ट भी होगा। समझ आया इन सीटू का मतलब कि जो आपके उसी लोकेशन पे अकर हो रहा है। तो इन सीटू याद रखना। और ऑन साइट, ठीक है, ऑन साइट प्रोसेस है। वेदरिंग प्रोसेस आर कंडीशन बाय कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक एंड वेजिटेटिव फैक्टर, ये हम ऑलरेडी देख के आ रहे हैं। अब इसमें मैंने बता दिया आपको 3 टाइप का वेदरिंग होता है, एक होता है आपका केमिकल वेदरिंग, एक होता है आपका फिजिकल वेदरिंग, एक होता है आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब लेमन टर्म में समझो, केमिकल वेदरिंग में क्या होता है आपका प्रोसेस कि जो आपका केमिकल कंपोजिशन है किसी भी रॉक का वो चेंज हो जाता है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके हाइड्रेशन होता है, जब आपका ग्लेशियल एक्शन होता है तो इसमें क्या हो रहा है, उसका केमिकल प्रोसेस चेंज हो रहा है, ठीक है। उस पर टेम्परेचर और प्रेशर आपके अप्लाई हो रहा है तो उसका शेप चेंज हो जा रहा है, उसके अंदर का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जा रहा है, जो मिनरल्स मिल रहे हैं वो चेंज हो जा रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल वेदरिंग। सो डिकम्पोजिशन थ्रू केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर, ऑक्सीजन एंड एसिड, ठीक है। बहुत बार ऑक्सीडेशन भी होता है रॉक्स में, तो वो भी आपके केमिकल वेदरिंग के अंदर आ जाएगा। फिजिकल वेदरिंग में आपका बेसिकली कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, बस साइज चेंज हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी को 2 पत्थर को ऐसे मारोगे, ठीक है, तो दोनों पत्थर टूट जाएगा, लेकिन इसमें आपका कोई केमिकल चेंजेस नहीं हुआ पत्थर में, बस उनका शेप और साइज चेंज हो गया, राइट। और फिजिकल वेदरिंग आपका कैसे होता है, टेम्परेचर चेंज की वजह से होता है, प्रेशर की वजह से होता है और फिजिकल फैक्टर्स की वजह से होता है, राइट। जैसे रनिंग वाटर हो गया। फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग में आपके जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो आपका वेजिटेशन कवर होता है वो डिटरमाइन करता है आपके पर्टिकुलर रॉक को, ठीक है। तो जो आपका या पर्टिकुलर लैंडफॉर्म के वेदरिंग को, तो जैसे देखते हो बहुत जगह आपके टर्माइट्स होते हैं, टर्माइट्स जहां पे होते हैं वहां पे क्या होता है, आपका सॉइल क्या होता है, लूज हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे आपको ज्यादा वेदरिंग देखने को मिलेगी। सो ब्रेकडाउन कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस।
अब केमिकल वेदरिंग प्रोसेस में आपके क्या क्या इन्वॉल्व होता है तो ये देख लो, अच्छे से डिटेल में समझ लो। सो केमिकल वेदरिंग प्रोसेस इंक्लूड सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये याद कर लेना, सॉल्यूशन इन्वॉल्व होता है इसमें, कार्बोनेशन इन्वॉल्व होता है, हाइड्रेशन इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। दीज एक्ट ऑन रॉक्स टू डिकम्पोज, डिसॉल्व एंड रिड्यूस देम टू अ फाइन क्लास्टिक स्टेट थ्रू केमिकल रिएक्शन। तो जब केमिकल रिएक्शन अकर होगा इन रॉक्स में और उनको ये फाइन क्लास्टिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल वेदरिंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग में सॉल्यूशन क्या होता है आपका, बेसिकली कि जब आपका वाटर जो होता है वो रॉक्स में मिल जाता है, घुल जाता है, ठीक है, और उसमें केमिकल रिएक्शन होता है क्योंकि वाटर आपका कोरोसिव एजेंट होता है। सो डायरेक्ट डिसोल्यूशन ऑफ रॉक मिनरल्स इन वाटर। ठीक है, तो इसमें सिंपल याद रखना कि जो भी आपका रॉक मिनरल्स है जब वाटर में घुल जाएगा तो वो आपका हो गया सॉल्यूशन। और ये आपका किसका एग्जांपल है, केमिकल वेदरिंग का एग्जांपल है। पर्टिकुलरली इफेक्टिव ऑन लाइमस्टोन एंड सॉल्ट डिपॉजिट। तो जहां पे आपके लाइमस्टोन मिलते हैं, जहां पे इस टाइप के रॉक मिलते हैं, वहां पे आपको ज्यादा सॉल्यूशन वाली एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसलिए जो आप कास्ट टोपोग्राफी पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, कास्ट टोपोग्राफी, कार्स्ट टोपोग्राफी, ठीक है, तो ये आपके कैसे फॉर्म होता है, सॉल्यूशन की वजह से, है ना, हाइड्रोलॉजिकल एक्शन, ग्राउंड वाटर के एक्शन की वजह से। फिर देखो कार्बोनेशन, कार्बोनेशन में नाम से पता लग रहा होगा कि कार्बोनिक एक्शन हो रहा है यहाँ पे। सो रिएक्शन विद कार्बोनिक एसिड फॉर्म्ड व्हेन CO2 डिसॉल्व इन वाटर क्रिएटिंग वीक एसिड दैट अटैक्स मिनरल्स। तो जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है पानी में तो ये आपका कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है और वो क्या करता है कि रॉक के इंटरनली स्ट्रक्चर को वीक कर देता है जिसकी वजह से रॉक में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। फिर देखो हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में क्या हो रहा है कि आपका वाटर ऐड हो रहा है, इसमें जो वाटर हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स में ऐड हो रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो मान चलो रॉक का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, घट रहा है। तो जब वाटर ऐड होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जब वाटर वहां से निकल जाएगा तो वॉल्यूम श्रिंक हो जाएगा। तो जब बढ़ेगा श्रिंक होगा, बढ़ेगा श्रिंक होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, है ना, इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो इसी को हम बोल रहे हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन और सॉल्यूशन में ये फर्क था कि सॉल्यूशन में जो वाटर है ये घुल जा रहा है वहां के मिनरल से, उससे उसके मिनरल से, और उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेकिन हाइड्रेशन में आपके वाटर जनरली रॉक मटेरियल में जा रहा है, उसके वॉल्यूम को चेंज कर रहा है। समझ आ रहा है। फिर ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन बेसिकली जो भी आपके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होते हैं जब वो पर्टिकुलर मिनरल से रिएक्ट करते हैं जो कि रॉक में प्रेजेंट है तो उसके वजह से जब आपका डिसइंटीग्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। सो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन पर्टिकुलरली अफेक्टिंग आयरन बियरिंग मिनरल्स क्रिएटिंग रस्ट लाइक कंपाउंड। तो खासकर जो आपके रॉक्स में आयरन मिलते हैं, ठीक है, तो आयरन जब भी आपके वाटर और ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो वहां पे क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है। ठीक है, तो जिन भी रॉक में आपके आयरन प्रेजेंट होंगे वहां पे रस्टिंग हो जाएगी, कोरोजन हो जाएगा। समझ आए। फिर देखो आगे, फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। अब फिजिकल वेदरिंग सिंपल है, कैसे कैसे होता है आपका, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, एक्सपेंशन फोर्स की वजह से होता है और वाटर प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, फ्रीज एंड थॉ एक्शन भी आप ले सकते हो, फ्रीज एंड थॉ एक्शन की वजह से ही आपके फिजिकल वेदरिंग होता है। तो इसमें कुछ समझाने का नहीं है, सिंपल है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई चीज आपके डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है, जैसे स्लोप से कोई चीज नीचे आ रही है तो वो किसके वजह से आ रही है, ग्रेविटेशन की वजह से आ रही है। फिर कोई इरोजन भी हो रहा है, पानी भी नीचे आ रहा है, ठीक है, माउंटेन से, वो कैसे आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से आ रही है। वैसे फिर एक्सपेंशन फोर्सेस, तो जैसे जब टेम्परेचर चेंज होता है तब आपके रॉक क्या होते हैं, एक्सपैंड करते हैं और श्रिंक होते हैं। वैसे ही जब आपका क्रिस्टल ग्रोथ होता है, किसी रॉक में आपका क्रिस्टल का ग्रोथ हो गया, ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि आइस का जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए उसकी डेंसिटी कम होती है और इसीलिए वो पानी पे फ्लो करता है। देख रहे हो कैसे साइंस इन्वॉल्व होता है इन सब चीजों में, राइट। लेकिन इसमें कोई भी ध्यान रखना, फिजिकल वेदरिंग है इसलिए इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। सो एन एनिमल एक्टिविटी कॉजिंग रॉक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। फिर वाटर प्रेशर, तो बहुत बार जब आपके फ्लूवियल प्रोसेस होता है, वाटर फ्लो कर रहा होता है तो वाटर के साथ जो रॉक्स आते हैं वो आपके अंडरलाइंग रॉक के साथ टकराते हैं, तो आपके 3 प्रोसेस होता है, एट्रिशन, एब्रेजन। तो उसके वजह से क्या होता है, रॉक जो होते हैं डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। सो मोस्ट फिजिकल वेदरिंग इज कॉज्ड बाय थर्मल एक्सपेंशन एंड प्रेशर रिलीज। फिर आता है आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग। तो बायोलॉजिकल मैंने बता दिया था, जैसे किसी पेड़ का रूट जो होता है बहुत डीप इनसाइड चला जाता है तो वो क्या करता है, उस जगह को लूज कर देता है, खोखला कर देता है, ठीक है। सो प्लांट रूट एक्शन में, प्लांट रूट एक्सर्ट ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन अर्थ मटेरियल मैकेनिकली ब्रेकिंग देम अपार्ट एज दे ग्रो एंड एक्सपैंड। तो जब रूट आपके फैलते हैं तो उस जगह को ये क्या करता है, उस पर्टिकुलर रॉक को, जो अंडरलाइंग रॉक है उसको वीक कर देता है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा फोर्स और प्रेशर एग्जर्ट करता है वहाँ पे। फिर बोरोइंग ऑर्गेनिज्म, तो मैं बताई कि जो आपके टर्माइट्स होते हैं, जो आपके वॉर्म्स होते हैं, अर्थवॉर्म, टर्माइट्स एंड रोडेंट्स हेल्प एक्सपोज न्यू सरफेस टू केमिकल अटैक। तो ये क्या करते हैं, जमीन के जो अंदर के पोर्शन होते हैं उनको ये खोद खोद के एक्सपोज कर देते हैं एक्सटर्नल फैक्टर के लिए, राइट। और उसके बाद उनमें भी इरोजन होना शुरू हो जाता है। फिर वैसी ऑर्गेनिक एसिड, तो डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर प्रोड्यूस ह्यूमिक, कार्बोनिक एंड अदर एसिड, ठीक है। तो जो आपके डिके एलिमेंट होते हैं ये आपके ह्यूमस फॉर्म करते हैं, फिर वो ह्यूमस जो है आपके इंपैक्ट करते हैं सॉइल रॉक के फॉर्मेशन को और रॉक के कंट्रीब्यूट करते हैं रॉक के डिसइंटीग्रेशन में। सो दे इनहेंस डिके एंड मिनरल सॉल्युबिलिटी। फिर ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ये सब आपके किस में आ जाएंगे, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग में। फिर आगे देखो स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग, राइट। तो कुछ आपके स्पेशल इफेक्ट होते हैं वेदरिंग के, लाइक एक्सफोलिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो एक्सफोलिएशन का मतलब क्या होता है, द फ्लैंकिंग ऑफ द अपर लेयर ऑफ रॉक्स विच लीड देम टू द राउंड स्लोप और राउंड सरफेस, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सफोलिएशन बोल रहे हैं। नहीं समझ आया, सिंपल लेमन टर्म में समझो। कोई भी आपके अगर डेनुडेशनल एक्टिविटी हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत बार रॉक्स जो होते हैं इसका अपर लेयर क्या होता है, हट जाता है, ठीक है। तो देखो एक्सफोलिएशन इज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग प्रोसेस रादर देन अ प्रोसेस इटसेल्फ। तो जब आपका वेदरिंग प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, तो तब आपका एक्सफोलिएशन देखने को मिलता है। तो मतलब ये खुद में प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस हो जाने के बाद दिखने वाला इंपैक्ट है। समझ आया, ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सो इट इन्वॉल्व्स द फ्लैकिंग ऑफ कर्व्ड शीट्स और शेल्स फ्रॉम रॉक्स और बेड रॉक। फ्लैकिंग ऑफ मतलब निकाल देना किसी को, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स फ्लैकिंग ऑफ द कर्व शीट, ये जो मान चलो ये रॉक है इसके ऊपर का लेयर हटा देना, कर्व शीट, ठीक है, कर्व शीट को रिमूव कर देना, जिसके वजह से क्या होगा कि ये रॉक का शेप राउंड हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सफोलिएशन बोल रहे हैं। सो इट इन्वॉल्व्स द फ्लैकिंग ऑफ द कर्व्ड शीट्स और शेल्स फ्रॉम रॉक्स और बेड रॉक रिजल्टिंग इन स्मूथ एंड राउंडेड सरफेस। समझ आया एक्सफोलिएशन, तो एक बार रिवाइज करोगे आपको क्लियर हो जाएगा चीजें। और इमेज में देख सकते हो, देखो ये राउंड सरफेस, ये राउंड सरफेस, ये राउंड सरफेस, ठीक है, ये देखो ये राउंड सरफेस, ये राउंड सरफेस। ये कैसे हो रहा है, वेदरिंग प्रोसेस की वजह से, क्योंकि ऊपर का मटेरियल तो वेदरिंग प्रोसेस की वजह से ही हटेगा। फिर आपका ये मैंने बता दिया, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, अनलोडिंग हो रहा है और सॉल्ट वेदरिंग हो रहा है, राइट। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है जो कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सफोलिएशन होता है इन सरफेस रॉक लेयर्स। वैसे अनलोडिंग जब होता है तो बहुत बार क्या होता है, जो आपके अपर लेयर होते हैं, ये अपर जो मटेरियल होते हैं हट जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एक्सपोज हो जाते हैं, जो अंडरलाइंग रॉक होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं और फिर उनमें भी इरोजन शुरू हो जाता है। सो रिमूवल ऑफ ओवरलाइंग रॉक रिड्यूस प्रेशर अलोइंग अंडरलाइंग रॉक टू एक्सपैंड एंड क्रैक। फिर वैसे सॉल्ट वेदरिंग देखते हो, तो जब आपके सॉल्ट क्रिस्टल रॉक में फॉर्म हो जाते हैं तो उसके वजह से भी आपके क्या होता है, एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इसके वजह से भी रॉक क्या होता है, लूज हो जाता है और उसके वजह से इजिली डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक। So exfoliation domes and tores result from unloading and thermal expansion respectively. This process creates some of the most distinctive rounded rock formation found in nature. तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब ध्यान दे देना, डायरेक्ट यहां से स्टेटमेंट पिक करके प्रीलिम्स में पूछ लेंगे। फिर आता आपका सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग, तो ये आता आपका मेंस का पार्ट। अब आप यहां पे बिना देखे आपको एक्टिव रिकॉल करना है कि क्या हो सकता है सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। खुद सोचो, अब इतनी सारी चीजें पढ़ लिया, वेदरिंग पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ वेदरिंग पढ़ लिया, इंडोजेनिक पढ़ लिया, एक्सोजेनिक पढ़ लिया, लेकिन अब वेदरिंग का एसेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है ये। तो अब आपको अलग अलग डायमेंशन में सोचना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा वेदरिंग में आपका रॉक डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो रॉक डिसइंटीग्रेट होगा तो कैसा क्या फॉर्म करेगा, वो सॉइल फॉर्म करेगा, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि सॉइल पे ही आपके सारे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, जो भी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है। सॉइल जितना अच्छा होता है उतना ज्यादा हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छी होती है, राइट। तो सॉइल का आपको एसेंस तो पता ही है, तो ऐसे आप रिलेट करना है। तो अब जैसे मेंस में आंसर लिख रहे हो ना आप, तो ऐसे सोचो और उससे रिलेट करके कनेक्टिविटी बना के आपको और पॉइंट्स जनरेट करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नया पॉइंट्स वहां पे आप लेके आ जाओगे, राइट। तो हमने सॉइल एक रिलेट किया, सॉइल से एग्रीकल्चर रिलेट कर दिया, राइट। उसके बाद फिर लैंडफॉर्म इवोल्यूशन। अब लैंडफॉर्म आपके जैसी वेदरिंग आपके डिटरमाइन तो कर ही रहा है पर्टिकुलर लैंडफॉर्म की इवोल्यूशन को, ठीक है। अब उससे रिलेट कर दो कि उस लैंडफॉर्म का क्या रिलेवेंस है, सिग्निफिकेंस है। समझ आ रहा है कैसे आपको लिखना होता है। फिर आपका आता है बायोम डेवलपमेंट। तो आपके वेदरिंग और वेदरिंग से आपका क्या होता है, बायोम डेवलप होता है। जैसे वेदरिंग मेंटल डिटरमाइन फॉरेस्ट डेप्थ एंड बायोडाइवर्सिटी पैटर्न। तो कितनी टाइप की स्पीसीज मिल रही है आपकी, किसी पर्टिकुलर जगह की बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये भी आपका वेदरिंग डिटरमाइन करता है। फिर इरोजन एंड इरोजन प्रिपरेशन। सो वेदर्ड मटेरियल आर मोर इजिली ट्रांसपोर्टेड बाय इरोजनल एजेंट। और ओर इनरिचमेंट। तो जो आपके ओर्स होते हैं जहां से हम मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको इनरिच करते हैं, ये वेदरिंग प्रोसेस है ना। तो जितना ज्यादा आपका इरोजन होगा उतना ज्यादा आपके मिनरल्स मिलेंगे आपके पर्टिकुलर रॉक में।
समझ आ रहा है? तो ये कुछ आपके सिग्निफिकेंस हो गए। यहाँ से चाहो तो आप बहुत चीज रिलेट कर सकते हो, आप मिनरल से भी आप बहुत चीज रिलेट कर सकते हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, सॉइल से आप एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो इस टाइप से आपको सिग्निफिकेंस सोचना है और कोशिश करना एक ब्लैंक पेज लेके इसको खुद से लिखने का, रिलेट कर करके। ये एनसीईआरटी में जो दिया है ठीक है, वो तो दिया ही है, बट आपको खुद से भी सोचना है और ये प्रैक्टिस जब आप करोगे तभी जाके आप मेंस में आंसर लिख पाओगे। फिर देखो आगे, enrichment occurs when weathering removes some material through leaching, increasing the concentration of remaining valuable material to economically viable levels. Then mass movement. अब जो मास मूवमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एनसीईआरटी में ही आपके काफी एक्सप्लेन मैनर में दिया हुआ है। तो मास मूवमेंट सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपको कंफ्यूज नहीं करना है इरोजन से। इरोजन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके मटेरियल का प्लेस चेंज हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। मास मूवमेंट में भी आपके मटेरियल का प्लेस चेंज हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन मास मूवमेंट में कोई आपके एजेंट इन्वॉल्व नहीं है। जैसे इरोजन में और ट्रांसपोर्टेशन में आपके वाटर इन्वॉल्व है, एयर इन्वॉल्व है, मतलब कोई ना कोई इरोजनल एजेंट लग रहा है, लेकिन मास मूवमेंट में आपके कोई एजेंट नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपके बेसिकली ग्रेविटी की वजह से जो भी आपके मटेरियल है वो जब जमीन पे आ रहे हैं उनको हम बोल दे रहे हैं मास मूवमेंट। मास मतलब क्या होता है? बल्कि कोई चीज है ना, कोई बल्कि चीज अगर जमीन पे आ रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? मास मूवमेंट बोल रहे हैं। अब मास मूवमेंट में आपके अलग अलग टाइप होते हैं, डिपेंड ऑन कि कितने, अगर कुछ मास मूवमेंट आपके स्लो होते हैं, कुछ आपके फास्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ आपके ज्यादा डिवास्टेशन कॉज करते हैं, लाइक स्लम्स वगैरह, मड फ्लो हो गया, ठीक है, एवलांचेज हो गया, ये सब आपके ज्यादा डिवास्टेशन कॉज करते हैं। कुछ आपके रॉक फॉल, डेब्रिस फॉल्स, ये भी डिवास्टेशन कॉज करते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर एरिया तक सीमित रहते हैं। तो इस टाइप से आपके मास मूवमेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड डिस्टिंग्विश होते हैं, ठीक है। तो मास मूवमेंट समझ आया, इसको इरोजनल प्रोसेस से कंफ्यूज मत करना। इरोजन इज डिफरेंट थिंग, मास मूवमेंट इज डिफरेंट थिंग। सो इट इज नॉट इरोजन, लेकिन इसमें मटेरियल क्या हो रहा है? मूव तो होगा ही एक जगह से दूसरी जगह। Then mass movement transfer rock debris down slopes under the direct influence of gravity. तो ये याद कर लेना, unlike erosion, air, water और ice do not carry the debris. Instead the debris may carry these elements with it. अब इसमें चार टाइप के मूवमेंट टाइप होते हैं, लाइक क्रीप होता है, फ्लो होता है, स्लाइड होता है और फॉल होता है। मतलब कोई चीज ऐसे क्रीप होगी, स्लाइड करके आएगी, फ्लो करके आएगी, ठीक है। अब स्लाइड और फ्लो में क्या डिफरेंस है? स्लाइड जैसे ऊपर वाला लेयर जो होता है वो स्लाइड करता है, ठीक है, नीचे वाला लेयर स्टैटिक रहता है। फ्लो में सारा मटेरियल घुल के नीचे आ जाता है। वैसे ही आपके क्रीप होता है, और जो फॉल होता है, फॉल आपका एकदम से वर्टिकली फॉल करता है, मतलब किसी सरफेस के बिना टच में आए वो डायरेक्ट ऊपर से नीचे गिरी है। जैसे आप देखते हो पहाड़ों पे जो बड़े बड़े रॉक होते हैं वो एक ही बार से ऐसे नीचे धड़ाम से गिरते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोल रहे हैं? फॉल बोल रहे हैं। तो चार टाइप के आपके मूवमेंट होते हैं, इसी के बेसिस पे और भी आपके फर्दर डिस्टिंग्विश होते हैं। देन नो एक्टिवेटिंग कॉजेज होते हैं। नो एक्टिवेटिंग कॉजेज क्या है? मतलब क्या कारण है जिसकी वजह से मास मूवमेंट हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके मेंस में पूछ सकते हैं। तो हम नो एक्टिवेटिंग कॉजेज को एक बार देख लेते हैं। तो देखो नो एक्टिवेटिंग कॉज क्या क्या है आपके, इसको याद कर लेना यहीं के यहीं। तो कुछ आप खुद भी सोच सकते हो, बाकी तो आपके एनसीईआरटी में जो गिवन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू अबव मटेरियल। तो कहीं ना कहीं अगर मान के चलो कोई मटेरियल माउंटेन, जैसे आप माउंटेनियस रीजन में जाते हो तो माउंटेनियस रीजन में जो अपर लेयर है वो कहीं ना कहीं क्यों उस जगह पे पोजीशन में बने हुए हैं? क्योंकि अगर मान के चलो नीचे से कुछ सपोर्ट होगा, अब उस नीचे का सपोर्ट को अगर हम हटा दिए तो ऊपर वाली चीज क्या होगी? नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो मास मूवमेंट का एक कॉज क्या हुआ? अगर हमने अपर लेयर का सपोर्ट हटा दिया फ्रॉम द बिलो, तो वो क्या होगा? फिर नीचे आ जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम क्या बोल देंगे? मास मूवमेंट। समझ आया? तो पहला एक्टिवेटिंग कॉज क्या हुआ? रिमूवल ऑफ सपोर्ट। आपको बस इतना याद रखना, रिमूवल ऑफ सपोर्ट। दूसरा एक्टिवेटिंग आपका फैक्टर क्या हुआ? इंक्रीज ग्रेडियंट और हाइट ऑफ स्लोप्स। तो देखो जो माउंटेन आपके जेंटल स्लोप होते हैं ऐसे होंगे, ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादातर मास मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है कम है। लेकिन इसी को मैं अगर ऐसे कर दूंगा, स्टीप स्लोप कर दूंगा, तो यहाँ पे अब ईजी होगा, है ना, ऊपर वाले मटेरियल को नीचे आने में ईजी होगा, क्योंकि एकदम से आपका स्टीप स्लोप बन गया है, राइट। तो ये एक फैक्टर हो गया जो कि कॉज कर रहा है मास मूवमेंट को। फिर उसके बाद तीसरा आता है आपका ओवरलोडिंग। तो बहुत बार क्या होता है कि ड्यू टू वेरियस फैक्टर, जैसे प्रेसिपिटेशन की वजह से, इरोजन की वजह से आपके क्या होता है? मटेरियल ओवरलोड हो जाते हैं। तो जब अब मान के चलो किसी की कैपेसिटी है, एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से अगर आप ज़्यादा उसमें वजन डाल दोगे तो वो क्या होगा? वापस एकदम से नीचे आ जाएगा। तो वही होता है कि अगर ऊपर में अगर ज़्यादा लोड आ जाता है ड्यू टू फिलिंग ऑफ मटेरियल्स, तो वो सारे ऊपर के मटेरियल जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो ये भी मास मूवमेंट कॉज करता है। बहुत बार क्या होता है कि जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बारिश बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या करता है? सॉइल को ना लूज कर देता है, जो सेडिमेंट
मूवमेंट एकदम टाइटली हेल्ड थे उसको वो लूज कर देता है, और वो जब सॉइल लूज होंगे तो वो नीचे आएंगे। समझ आ रहा है? तो हेवी ड्यू टू हेवी रेनफॉल, सैचुरेशन एंड लुब्रिकेशन ऑफ स्लोप मटेरियल्स, इसकी वजह से ही क्या हो रहा है, आपके मास मूवमेंट हो रहा है। फिर आपका अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन और मशीनरी, तो जब आपका अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, एक्सप्लोजन किया जा रहा है, या मशीनरी जब देखते हो हेवी माइनिंग होती है, तो उसके वजह से ही बहुत सारे आपको लैंडफॉल देखने को मिलते हैं, लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं। समझ आ रहा है? तो ये आपका चौथा एक्टिवेटिंग कॉज हो गया। फिर आपका एक्सेसिव नेचुरल सीपेज, तो बहुत ज्यादा आपका सीपेज होने लगा, तो मतलब वही मैं जो बताया कि बारिश आ रही है और आपके बहुत ज्यादा पोर्स है, फॉर एग्जाम्पल ये माउंटेन है, ठीक है, तो अब कुछ पानी तो आपके निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं, यहाँ पे जमा नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पानी आपके यहाँ पे जमा हो गए ड्यू टू कोई डिप्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो फिर वो पानी क्या होगी, सीप होने लगेगी, मतलब वो पहाड़ के अंदर जाने लगेगी। और कोई चीज अगर पानी अगर किसी चीज के अंदर चली गई तो वो अपने आप उस चीज को वीक कर देगी, तो ये इतना हिस्सा वापस से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा नेचुरल सीपेज की वजह से भी आपके मास मूवमेंट अकर होता है। फिर आपका इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, तो बहुत बार आप देखते हो कि जिस पहाड़ों पे वेजिटेशन कवर अच्छा होता है वहां पे आपको लैंडस्लाइड के केसेस कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वेजिटेशन कवर एक्चुअली करते क्या है, जनरली ये जो इनके रूट्स होते हैं ना, ये सॉइल को पकड़ के रखते हैं ना, तो जैसे ही अगर आप वेजिटेशन कवर हटाए तो ये सॉइल तो अब खुले आ गए, तो ये फिर नीचे आ जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि पेड़ पौधे हर जगह जरूरी है, ये आपके सॉइल इरोजन से रोक रहे हैं, ये आपके मास मूवमेंट से बचा रहे हैं, ये आपके फ्लड कंट्रोल का काम करते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट, एज एन अवेयर सिटीजन, आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे नेचर में किस चीज का क्या रोल है। ठीक है, तो बहुत बार आप जो ह्यूमंस होते हैं बहुत ज्यादा पेड़ वेजिटेशन कवर हटाने लगते हैं, तो उस जगह में फिर आपको नेचुरल लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक, और उसके बाद बहुत बार क्या होता है, हेवी ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स, तो बहुत ज्यादा आप पानी रिजर्वर वगैरह से निकाल लेते हो, तो जो पानी की मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाती है, और जब पानी की मूवमेंट स्लो होगी तो कहीं पे इकट्ठा हो गई, कहीं पे इकट्ठा होगा तो फिर वापस से ये वाले पॉइंट पे आ जाओ, ओवरलोडिंग हो जाएगा। ठीक है, ओवरलोडिंग की वजह से वापस से मटेरियल नीचे आ जाएगी। तो ये आपके कुछ कॉज थे जो कि मास मूवमेंट अकर होकर, और ये सारे पॉइंट ना याद कर लेना एज इट इज, आपके माइंड में वैसी बेसिक लॉजिक से भी देख सकते हो, लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म्स के लिए ये पढ़ लेना, आपके एनसीईआरटी में एज इट इज वर्ड टू वर्ड मेंशन है। राइट, उसके बाद देखो मास मूवमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्लो, एक होता है रैपिड। स्लो में मतलब आपका जो मटेरियल है जो नीचे आ रहा है वो आपके स्लोली आ रहा है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा स्लंप, डेब्रिस फ्लो। और रैपिड में आप क्या देखते हो, एवलांचेस, एक ही बार से नीचे आ जाता है ना, जो देखते हो एवलांचेस, इसमें कई बार जो हमारे सैनिक होते हैं, आईटीबीपी के जवान होते हैं वो दब जाते हैं, कई बार जो वहाँ के लोकल्स होते हैं वो दब जाते हैं। राइट, उसके बाद मड फ्लो देखते हो, रॉक फॉल देखते हो, तो ये सब क्या हो गया, आपके रैपिड मूवमेंट हो गए, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स ये नीचे आ जाते हैं। राइट, फिर आपके तीन मूवमेंट फॉर्म होते हैं, हीव, फ्लो एंड स्लाइड, तो ये मैंने बता दिया आपको। फिर मटेरियल ओवर स्लोप्स हैव देयर ओन रेजिस्टेंस टू डिस्टर्बिंग फोर्सेस एंड विल यील्ड ओनली व्हेन अप्लाइड फोर्स एक्सीड द शियरिंग रेजिस्टेंस। तो ये लाइन समझो कि देखो हर मटेरियल एक बाइंड है, उसका एक अपना रेजिस्टेंस फोर्स है। रेजिस्टेंस फोर्स किसके अगेंस्ट, जो एक्सटर्नल आपके फोर्स लग रहे हैं। राइट, तो जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन स्टैटिक है आपका, राइट, उसमें कुछ आपके इंटरनल फोर्स होगा जो कि उसको उस पोजीशन में बनाए रखा है। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्सीड कर गया उसके इंटरनल फोर्स से, तो आपके फिर क्या होगा, मास मूवमेंट होगा। तो वही यहां पे बता रहा है कि इफ ऑल मटेरियल्स ओवर स्लोप्स हैव देयर ओन रेजिस्टेंस, उनके पास खुद का रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस, लेकिन अगर वो एक्सीड कर गया, व्हेन अप्लाइड फोर्सेस एक्सीड द शियरिंग रेजिस्टेंस, तो वो क्या होगा, फिर वो चीज नीचे आ जाएगी, और इसका रिजल्ट क्या होगा, मास मूवमेंट। समझ आया? Then weak consolidated material, steep slope, abundant precipitation and vegetation scarcity favor mass movement। तो weak consolidated material हो गया, steep slope हो गया, abundant precipitation हो गया, ये सारे कॉज करते हैं आपके मास मूवमेंट। तो ये आपका काइंड ऑफ समरी हो गया, और ये फैक्टर जरूर याद कर लेना क्या क्या कॉज करते हैं आपके मास मूवमेंट को। मास मूवमेंट क्या होता है, क्या उसके फैक्टर्स है, क्या उसका इंपैक्ट है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो जैसे लैंडस्लाइड आप जो देखते हो, तो लैंडस्लाइड किस में आ जाता है, आपके रैपिड मास मूवमेंट में आ जाता है, मतलब ये तुरंत से एकदम होता है। ठीक है, तो लैंडस्लाइड होता है, तो देखो ये मान के चलो आपका, ये आपका कोई स्लोप था, ठीक है, एकदम से ये क्या हुआ, इसमें सोलिफ्लक्शन हुआ, या इसके जो सेडिमेंट थे ये आपके लूज हो गए, अनकॉन्सोलिडेटेड हो गए, तो ये एकदम से जो ऊपर का हिस्सा था इतना हिस्सा नीचे आ गया। ठीक, और इससे काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन होता है, कई सारे घर उजड़ जाते हैं। राइट, फिर देखो ये डायग्राम क्लियर नहीं है, एनसीईआरटी में गिवन था, वहीं से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। फिर स्लंप, अब स्लंप क्या होता है बेसिकली, तो जो रोटेशनल फोर्स होता है, ये देखो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। ये देखो ये जो है ना, अब मान के चलो ये हमारा स्लोप है,
ऐसे मान लो ये हमारा स्लोप है। अब इतना पोर्शन इसका नीचे आ गया, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन नीचे आया, नीचे वाला पोर्शन नीचे ही रह गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्लम्प बोलेंगे। तो अगर एक एंगुलर रोटेशन इन्वॉल्व है, जैसे नीचे का लेयर ऐसे रहा, ठीक है, और ऊपर लेयर ऐसे फिसल के आ रहा है, देखो मेरे हाथ के एक्शन को देखो, ये था आपका स्लोप, ठीक है। अब मान के चलो ड्यू टू हेवी प्रेसिपिटेशन और जो भी हमने एक्टिवेटिंग कॉज किया उसमें से कोई भी एक उठा लो, उसके वजह से आपका जब ऊपर का जो लेयर है वो नीचे आ रहा है और नीचे का लेयर आपका स्टैटिक ऐसे, देखो ऐसे ऐसे आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्लम्प बोलेंगे। समझ आ रहा है? तो इसमें क्या हो रहा है, एक एंगुलर मूवमेंट इन्वॉल्व है ना। तो आई होप आप लोग क्लियर होगा, बाकी जो टेक्निकल डेफिनेशन हो तो देख ही लो। ये देखो, स्लिपिंग ऑफ रॉक डेब्रिस यूनिट्स विथ बैकवर्ड रोटेशन रिलेटिव टू स्लोप सरफेस। समझ आया? इसको याद भी कर सकते हो। फिर आता है आपका डेब्रिस स्लाइड, तो रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डेब्रिस विदाउट बैकवर्ड रोटेशन। तो जब आपका बैकवर्ड रोटेशन नहीं होता है तो उसको हम बोल देते हैं डेब्रिस फ्लो। तो स्लंप में ही जब बैकवर्ड रोटेशन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका डेब्रिस स्लाइड हो जाएगा। डेब्रिस फॉल क्या होता है, ये आपका नियरली फ्री फॉल होता है, मतलब डायरेक्ट डेब्रिस आपके जमीन पे आ गया, ठीक है। उसके बाद रॉक स्लाइड, तो रॉक में जो आपके रॉक स्लाइड करके आते हैं सरफेस पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, वो रॉक स्लाइड हो गया। और रॉक फॉल वही, जैसे मान चलो ये पहाड़ है, इसके ऊपर कोई पत्थर है, ये डायरेक्ट ऐसे फॉल किया तो ये हो गया रॉक फॉल। फिर लैंडस्लाइड कैरेक्टरिस्टिक एंड अकरेंस, ठीक है। तो लैंडस्लाइड आपके रैपिड मास मूवमेंट है, इट इज परसेप्टिबल मूवमेंट इन्वॉल्विंग रिलेटिवली ड्राई मटेरियल्स। तो ज्यादातर इसमें ड्राई मटेरियल्स इन्वॉल्व होता है, यही अगर गीला हो जाएगा तो उसको हम मड फ्लो बोल देंगे, ठीक है, क्रीप बोल देंगे। सो द साइज एंड शेप ऑफ डिटैच्ड मासेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉक डिसकंटिन्यूटीज, वेदरिंग एंड स्लोप स्टीपनेस। तो जो लैंडस्लाइड का है, हर लैंडस्लाइड सिमिलर डिवास्टेशन कॉज नहीं करता है, कुछ लैंडस्लाइड आपके बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि कितने स्लोप से वो गिर रहा है ना, उसकी स्लोप उसकी जेंटल है या आपकी स्टीप है, ये सारे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। फिर उसके बाद वेदरिंग उसमें कितना ज्यादा हुआ है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ लिए। देन इन इंडिया डेब्रिस अवलांचेस एंड लैंडस्लाइड आर फ्रीक्वेंट इन द हिमालयाज ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो ये ज्यादातर हमारे इंडिया में कहां पे देखने को मिलता है, हिमालयाज में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, इवन वहां पे अर्थक्वेक्स वगैरह भी बहुत ज्यादा आते हैं। और अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म और हमने देखा जो माइनिंग वगैरह की वजह से आपके मास मूवमेंट की होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर देखो, द वेस्टर्न घाट्स एंड नीलगिरीज ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस फेनोमेना डिस्पाइट देयर जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी। तो वेस्टर्न घाट और आपके नीलगिरीज में भी ये देखने को मिलता है, हालांकि वो बहुत पुराने हैं एज कंपेरिजन टू हिमालय, लेकिन वहां पे क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखा गया कि वेस्टर्न घाट में माइनिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो उन सातों में से जो 7-8 फैक्टर हमने पढ़े हैं, उनमें से कोई भी फैक्टर अगर आपके कहीं किसी एरिया में हो रहा है तो वहां पर आपको लैंडस्लाइड्स देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे फैक्टर होने चाहिए। फिर आता है आपका इरोजनल एंड डिपोजिशन। तो इरोजन क्या होता है, बेसिकली आपका रिमूवल ऑफ लेयर ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो इरोजन इन्वॉल्व द एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस बाय जियोमॉर्फिक एजेंट, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इरोड हुआ और ट्रांसपोर्ट होकर कहीं पे डिकम्पोज हुआ, ठीक। तो 3 प्रोसेस क्या क्या इन्वॉल्व है, इरोजन, फिर इरोजन और डिकम्पोजिशन के बीच में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। तो इरोजन हुआ, फिर किसी एजेंट ऑफ इरोजन के वजह से ये ट्रांसपोर्ट होके दूसरी जगह गया और वहां पे डिपॉजिट हो गया, राइट। जैसे एग्जांपल ले लो आप ध्रियान और बारचांस। तो ध्रियान क्या हो गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, और बारचांस क्या हो गया, ये आपका डिपोजिशन ऑफ सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो जो आप एरिड रीजन में देखते हो इस टाइप का डोम लाइक शेप रेतों का, उसको हम बारचांस बोलते हैं लोकली, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया। So when rocks break into smaller fragments, agent like running water, glacier, wind and waves remove and transport material. जैसे running water, glaciers, wind, ठीक है। रनिंग वाटर आपका लिक्विड स्टेट एजेंट होता है, कंट्रोल बाय क्लाइमेट, मोस्ट इफेक्टिव इन ह्यूमिड रीजन, वैसे ग्लेशियर वैसे विंड। फिर एब्रेजन, एब्रेजन क्या होता है, बेसिकली आपका जब आपका मान चलो पानी आपके किसी सरफेस से फ्लो कर रही है, तो पानी के साथ भी कुछ रॉक्स और सेडिमेंट्स आए होंगे, वो जब टकराते हैं अंडरलाइंग रॉक से तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्रेजन बोलते हैं। सो एब्रेजन बाय रॉक डेब्रिस कैरिड बाय दिस एजेंट सिग्निफिकेंटली एड्स इरोजन। तो ये कहीं ना कहीं इरोजन प्रोसेस को एड करता है, हेल्प करता है। देन इरोजन लीड टू रिलीफ डिग्रेडेशन एंड द वेयरिंग डाउन ऑफ लैंडस्केप। डिपोजिशन इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। तो डिपोजिशन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इरोजन है। तो इरोजन हो रहा है, उसके बाद डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है।
So decomposition occurs when geomorphic agent lose velocity and energy on gentler slope causing material to settle. तो देखो इरोजन कब तक होगा, जब तक आपके स्लोप है, जैसी स्लोप आपके कम हो गया, प्लेन वाले रीजन में आ गया, तो वहाँ पे डिपोजिशन शुरू हो जाता है. तो जैसे देखते हो कि जब रिवर आपके यूथफुल स्टेज में रहते हैं तो वहाँ पे आपके डिपोजिशन नहीं होता है, लेकिन वही जब आप वो लेटर स्टेज में आते हैं, मैच्योर स्टेज में आते हैं, तो वहाँ पे डेल्टा फॉर्म होने लगता है. डेल्टा फॉर्म कैसे हो रहा है? डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट की वजह से. समझ आया? तो आपके डिपोजिशन तभी होगा जब आपके एक स्टेबल सरफेस मिल जाएगा. देन वेव एंड ग्राउंड वाटर आर नॉट क्लाइमेटिकली कंट्रोल्ड जियोमॉर्फिक एजेंट. तो जो वेव्स और ग्राउंड वाटर होते हैं इनको जनरली हम क्लाइमेटिकली कंट्रोल इरोजन एजेंट नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर आपके डिपेंड करता है वहाँ के लिथोग्राफी पे, ठीक है, वहाँ के रॉक्स के परमिएबिलिटी पे. अब ग्राउंड वाटर तो हर जगह है, लेकिन ग्राउंड वाटर का इंपैक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? जहाँ पे आपके लाइमस्टोन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलेगा. और जहाँ पे आपके हार्ड रॉक प्रेजेंट है वहाँ पे ग्राउंड वाटर कोई इंपैक्ट ही नहीं दिखेगा, है ना. तो वहाँ के परमिएबिलिटी पे, वहाँ के टाइप, नेचर ऑफ रॉक्स पे डिपेंड करता है ग्राउंड वाटर आपके एजेंट ऑफ इरोजन होगा या नहीं होगा. इन द सिमिलर मैनर वेव्स और करंट ऑफ ओशन करंट्स, ठीक है, ये आपका डिपेंड करता है कि आपके कोस्टल रीजन में रॉक्स किस टाइप के हैं. देन सॉइल फॉर्मेशन. अब ये आपके पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरे लैंडफॉर्म को डिटेल में देखेंगे. तो सॉइल के बारे में हमने क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल्स फॉर्मेशन. अब यहाँ पे बस उसकी बेसिक ब्रीफिंग दे रखी है, ये आप समझ लो, ठीक है. तो सबसे पहले सॉइल फॉर्मेशन में क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सारे फैक्टर जो अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, जो कि एक लैंडफॉर्म को डिटरमाइन कर रहे हैं, वही सारे फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन में ही डिटरमाइन करेंगे. तो ऐसा नहीं है, ये मत समझना कि ये 4 पॉइंट में अलग से कहीं ला दिया, वही सारे पॉइंट्स है, बस इनको अभी ये सॉइल से लिंक कर दिए हैं. जैसे वहां पे आपके डिटरमाइन कर रहा था टोपोग्राफी, सॉइल में भी आपके टोपोग्राफी डिटरमाइन करेगा, ठीक है, जैसे टोपोग्राफी वैसा सॉइल फॉर्मेशन. उसके बाद वहां पे भी डिटरमाइन कर रहा था क्लाइमेट लैंडफॉर्म में, सॉइल में भी क्लाइमेट आपके डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है. वहां पे भी वेजिटेशन कवर आपके डिटरमाइन कर रहा था, यहां पे आपके वेजिटेशन कवर डिटरमाइन कर रहा है. तो वही मैं बोल रहा हूं कि मेंस का सिलेबस ज्यादा नहीं होता है, बहुत चीजें ओवरलैपिंग होती है, बस आपको उसको ढूंढना होता है. तो आपने एक बार लैंडफॉर्म का सिग्निफिकेंस देख लिया, ठीक है, वेदरिंग का सिग्निफिकेंस देख लिया, उसके कॉजेस देख लिए, वही चीज आप सॉइल में घुसेड़ दो, वही चीज आप सॉइल में डाल दो, है ना. सो टेम्परेचर चेंजेस हमने वहां पे भी देखा, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से भी आपका सॉइल फॉर्मेशन इंपैक्ट होता है. अब मैं बताऊंगा आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स कैसे, कि जैसे फॉर एग्जांपल लेटराइजेशन, लेटराइट सॉइल जो होते हैं ये किस प्रोसेस से बनते हैं? लेटराइजेशन से बोलते हैं. अब बनते हैं. अब इसमें क्या होता है, ये उस रीजन में पाए जाते हैं जहां पे आपका प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज्यादा हो और इवेपोरेशन भी बहुत ज्यादा हो, ठीक है. तो जब प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होता है तो जो भी आपके सॉइल के ऊपर वाले मिनरल्स होते हैं ये आपके सॉइल के लोअर वाले लेयर में चले जाते हैं, है ना. तो वहां पे फिर आपको लेकिन बच क्या जाते हैं आपके आयरन और सिलिकॉन. इसके वजह से क्या होता है, वहां पे रेडिश कलर का सॉइल मिलता है और लेटराइट सॉइल मिलते हैं. वैसे ही जो पॉडसॉल्स देखते हो, तो पॉडसॉल्स में आपके बारिश तो हो रहा है लेकिन इवापोरेशन नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से आपके डिसिलिकेशन हो जाता है, जो मतलब जो सिलिका मटेरियल है और भी अदर मैग्नीशियम, पोटेशियम जो है ये सारे लोअर लेयर में चले जाते हैं. इलुविएशन और इलुविएशन याद करो, वो भी बताया था मैं आगे अभी सब एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है. तो ये सब समझ गया, टेम्परेचर चेंज, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मॉइस्चर वेरिएशन, ऑर्गेनिक मैटर. फिर आपका प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले होता है इनिशियल कोलोनाइजेशन. तो किसी भी जगह पे आके सबसे पहले कॉलोनी सेटअप होती है, किसकी कॉलोनी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है. सो वेदर मटेरियल इज कॉलोनाइज्ड बाय बैक्टीरिया, मॉसेस एंड लीचेंस विथ माइनर ऑर्गेनिज्म टेकिंग शेल्टर. फिर होता है ऑर्गेनिक एक्यूमुलेशन. तो वहां पे फिर ऑर्गेनिक एक्यूमुलेशन होगा, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म वहां पे कॉलोनी फॉर्म कर रहे हैं, फिर उसी में से कुछ मरेंगे, डिके होंगे, ठीक है. सो डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट कंट्रीब्यूट टू ह्यूमस एक्यूमुलेशन इन द डेवलपिंग सॉइल. फिर होता है आपका प्लांट इस्टेब्लिशमेंट, राइट. तो जैसे ही आपके ह्यूमस बन गया, सॉइल फॉर्म हो गया, कॉलोनी सेटअप हो गई, तो थोड़ा प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा. तो माइनर ग्रासेस एंड फर्न्स ग्रो फॉलोड बाय बुशेस एंड ट्रीज फ्रॉम सीड्स ब्रॉट बाय बर्ड्स एंड विंड्स. उसके बाद आपका आता है रूट पेनिट्रेशन, ठीक है. अब प्लांट स्टैब्लिश हो गए, अब उनके रूट जो होंगे वो पेनिट्रेट करेंगे डीप इनसाइड द सॉइल. सो प्लांट रूट पेनिट्रेट डाउन व्हाइल बोरोइंग एनिमल ब्रिंग अप पार्टिकल्स क्रिएटिंग पोरस स्ट्रक्चर. और उसके बाद धीरे धीरे आपका सॉइल जो होगा वो मैच्योर होगा, ठीक है. अब सॉइल फॉर्म हो गया, अब मैच्योर होगा. सो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म्स विथ वाटर रिटेंशन एंड एयर पैसेज कैपेसिटी. सो वेदरिंग इज नॉट सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेशन एंड टाइम आर इक्वली इंपॉर्टेंट. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सॉइल जो फॉर्म हो रहा है आपके वेदरिंग की वजह से हो रहा है, बल्कि इसमें और भी चीजें फैक्टर इन्वॉल्व हैं. क्या क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है, जो अभी ऊपर हम देख रहे हैं. फिर आपका ऑर्गेनिक मैटर भी इन्वॉल्व है, ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट हो रहा था, तभी तो आपका सॉइल बन रहा है. और टाइम तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है. टाइम तो हर जगह ही डाल दो आप, तो टाइम पे ही आपके डिपेंड करता है कि आपका सॉइल आपका मैच्योर है या यंग है, ठीक. फिर वही चीज यहां पे दे रखा है,
सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले पेरेंट मटेरियल, ठीक है। अब पेरेंट मटेरियल का इंपैक्ट कहां पे ज्यादा देखने को मिलता है? जैसे बहुत बार आप देखते हो ये काइंड ऑफ पैसिव एजेंट है, ठीक है, पैसिव कंट्रोल फैक्टर। मैं येलो कलर कर लेता हूं, ठीक है। तो जो पेरेंट मटेरियल होता है ना, ये पैसिव फैक्टर होते हैं। ये कैसे डिटरमाइन करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में? तो इसको थोड़ा समझो, एनसीईआरटी में ये आपके गिवन है। तो देखो, पेरेंट मटेरियल अगर मान के चलो, बहुत बार जब रॉक ओल्ड हो जाते हैं तो बहुत बार सेम पेरेंट मटेरियल में अलग अलग टाइप के आपको सॉइल देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बहुत बार आपके अलग अलग पेरेंट रॉक मटेरियल में सिमिलर टाइप ऑफ सॉइल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके ओल्ड स्टेज में होता है। लेकिन वही सॉइल जब अपने यंग स्टेज में होगा, यूथफुल स्टेज में होगा, तो वो सॉइल का जो नेचर है ना, वो काफी ज्यादा रिजेंबल करेगा अपने पेरेंट मटेरियल से। ये चीज समझ आए? इसलिए पेरेंट मटेरियल को हम पैसिव एजेंट कंसिडर कर रहे हैं ना, मतलब ये पैसिव रोल प्ले कर रहा है, एक्टिव नहीं। ऐसा नहीं है कि जैसा पेरेंट मटेरियल होगा हर बार वैसा ही सॉइल फॉर्म होगा, क्योंकि उसमें और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। तो पेरेंट मटेरियल सॉइल्स विल शो क्लियर रिलेशन विद पेरेंट मटेरियल एट यंग एज, ये चीज ध्यान रखना। फिर टोपोग्राफी, तो टोपोग्राफी में हम देखते हैं, मान के चलो ये भी आपका पैसिव कंट्रोल करता है सॉइल फॉर्मेशन में। जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन में आपके स्लोप ज्यादा होगा तो वहां पे जो सॉइल होंगे वो स्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। वैसे लो आपके एल्टीट्यूड रीजन में आपके सॉइल एलुवियल सॉइल फॉर्म होंगे, ठीक है। कहीं से रिवर फ्लो करिए, कहीं पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छी होगी तो वहां पे अलग टाइप के सॉइल मिलेंगे, कहीं पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छी नहीं होगी तो वहां पे अलग टाइप के सॉइल मिलेंगे। तो टोपोग्राफी बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि सॉइल फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। फिर आता है आपका क्लाइमेट, ठीक है। अब क्लाइमेट में मॉइस्चर और टेम्परेचर दो आपके कंपोनेंट है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका जब टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जब अगर हमने बढ़ा दिया तो सॉइल में जो आपकी जो ऑर्गेनिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है? बढ़ जाती है। कूल टेम्परेचर में आपके क्या होती है? कम हो जाती है। और जब फ्रीज वाला कंडीशन आ जाता है तो वहां पे तो एकदम से बंद हो जाती है, तो सॉइल भी आपके डिफरेंट हो जाएंगे। वैसे मॉइस्चर आप जब देखते हो तो ये डिटरमाइन करता है इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो जो आपका अगर जो ह्यूमिडिटी है, ठीक है, जो आपका मॉइस्चर है, ये भी डिटरमाइन करता है कि आपका सॉइल जो फॉर्मेशन हो रहा है इसका प्रोसेस कैसा होगा, कितना स्पीड होगा, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी, ठीक है। फिर आपका आता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, राइट। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी में अगर मान चलो कहीं पे ह्यूमस ज्यादा है तो वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ जो होगा वो लो होगा, ठीक है। तो आपका जो ह्यूमस है ये ज्यादातर कहां पे मिलता है? ह्यूमस और पीट, ये आपके लेयर्स ऑफ पीट इन टुंड्रा एंड सब आर्कटिक रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके प्रेसिपिटेशन ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए पीट फॉर्मेशन होता है। फिर आपके इंटेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया एक्टिविटी शोज डिफरेंस बिटवीन सॉइल एंड ऑफ वार्म एंड कोल्ड क्लाइमेट। तो जो आपकी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है ये भी डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आपका बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाता है वार्म क्लाइमेट में और आपके कोल्ड क्लाइमेट में बैक्टीरियल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। सो वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मैटर एड मॉइस्चर रिटेंशन एंड प्रोवाइड्स नाइट्रोजन थ्रू डिकम्पोजिशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और बहुत बार आप देखते हो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अगर कहीं पे मिल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल तराई रीजन, तो वहां पे सॉइल आपके काफी न्यूट्रिशियस होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। फिर आपका टाइम, तो टाइम एकदम इटर्नल फैक्टर है जो कि हर चीज को डिटरमाइन करता है। सो डिटरमाइन सॉइल मैचुरेशन एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट। तो देखते हो कि जो आपका यंग सॉइल होता है, जो नया नया सॉइल बनता है, तो उसमें आपको डिफाइंड लेयर देखने को नहीं मिलते हैं। वही जो सॉइल मैच्योर हो जाता है तो उसमें फिर आपको अच्छे लेयर देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो इग्नियस रॉक में इसलिए लेयर देखने को नहीं मिलता है और सेडिमेंट्री रॉक में आपको लेयर देखने को मिल जाता है। समझ आया? तो ये आपके कुछ फैक्टर्स थे जो एनसीईआरटी में गिवन थे और इसमें जो भी वैल्यू एडिशन करनी थी वो मैंने अपने एंड से कर दिया। तो आई होप आप लोग ये चैप्टर पसंद आया होगा। आपने जो भी एक्सटर्नल इंडोजेनिक प्रोसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेस, इनके बीच में डिफरेंस समझ गए होंगे, इनको अच्छे से जान लिया होगा। इसके टाइप्स मैंने जितना अच्छे से एक्सप्लेन करना था, कर सकते थे, उतना मैंने कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आप इसके बाद आपको इस टॉपिक में स्पेशली दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी वेदरिंग बोले, मास मूवमेंट बोले, दोनों को कंफ्यूज मत करना, दोनों अलग प्रोसेस है, राइट। और यहाँ से क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करना, जो शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, जो माइंड मैप्स दिए जाएंगे उसके थ्रू। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो एजेंट ऑफ लैंडफॉर्म फॉर्मेशन है उनके द्वारा किस किस टाइप के लैंडफॉर्म फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी का कंटिन्यूएशन रहेगा वो चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।